मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सिर्फ 3 मिनट का और इंतजार। ठीक 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा झारखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर में। और यहां पर हम आपको चाली दिखा रहे हैं झारखंड की 81 और जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर जो पहला रुझान है माना जा रहा है 8:30 बजे तक आ जाएगा। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए वोटों की गिनती के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह सुबह सबसे पहले यानी कि कुछ ही देर के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों में डाले गए वोट गिने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इन दोनों राज्यों में चला है या नहीं, 11:30 बजे के आसपास ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। मोदी मैजिक का ये इम्तिहान माना जा रहा है, लेकिन तस्वीर झारखंड की बिल्कुल साफ होती हुई दिखाई दे रही है। मोदी मैजिक झारखंड में तो चल ही रहा है, वहीं जम्मू और लद्दाख रीजन में भी माना यही जा रहा है कि बीजेपी काफी बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही एक नया इतिहास वहां पर बनाने जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान पिछले 1 घंटे से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी, अनुज गुप्ता जी और रेणु मित्तल जी। साथ ही रांची से हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं और अफसर के ठीक पीछे मिठाइयां बनाई जा रही हैं। आतिशबाजी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सीधे हम रुख करते हैं रांची का ही। अफसर, फिलहाल अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 8:02 के बाद बजने वाले हैं और उसके बाद क्या माना जाए कुछ ही देर में जो बीजेपी तैयारी कर रही है उसकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल चित्रा, बस कुछ मिनटों की बात है और अब गिनती शुरू होने वाली है। सबसे पहले शुरुआती के आधे घंटे होते हैं वो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, इसलिए उसके रुझान बहुत सटीक तो नहीं मान सकते, लेकिन पोस्टल बैलेट के बाद जैसे ही बाकी डिब्बे खुलने शुरू होंगे उसके बाद सीन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। शुरू के आधे घंटे में ही, मतलब कहें कि ठीक 9 बजे के बाद स्थिति साफ होती दिखनी शुरू हो जाएगी। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी के लिए नो डाउट मौसम बहुत अच्छा है और बीजेपी बहुत इत्मीनान है, आश्वस्त है, बस इंतजार कर रही है कि कब वोटों की गिनती शुरू हो और किस वक्त वो जश्न मनाना शुरू करें। इस वक्त हम रांची के बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं। अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त गिनती शुरू हो और किस वक्त बीजेपी बढ़त की तरफ बढ़े और अपना जश्न मनाना शुरू करे। बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं गिनती शुरू होने का। चित्रा, वोटों की गिनती बस शुरू ही होने वाली है। 1 मिनट का और इंतजार। 1 मिनट के बाद जैसे ही 8 बजेंगे उसके बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। रेणु मित्तल जी कुछ जोड़ना चाह रही थी ब्रेक से पहले। रेणु मित्तल जी, लेकिन दिलचस्प ये भी है झारखंड की जो तस्वीर इस वक्त बन रही है और नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने भाषण में जिसका जिक्र भी किया था, एक तो कांग्रेस मुक्त भारत, फिलहाल वो कांग्रेस बहुत कमजोर अवस्था में इस वक्त झारखंड में, और वहीं दूसरी तरफ पिता पुत्र से मुक्त झारखंड वो बन रही है और नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने भाषण में जिसका जिक्र भी किया था, एक तो कांग्रेस मुक्त भारत, फिलहाल वो कांग्रेस बहुत कमजोर अवस्था में इस वक्त झारखंड में, और वहीं दूसरी तरफ पिता पुत्र से मुक्त झारखंड वो स्थिति भी कम से कम बन जाएगी जब जैसे ही नतीजे सामने आएंगे। हाँ, मेरे ख्याल में जिस तरह से सरकार चली है झारखंड की, लोग जैसे मैंने पहले कहा बहुत ज्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और मुझे लगता है कि बीजेपी अगर बहुत करीब आएगी मेजॉरिटी के, उनको इधर थोड़ा बहुत अपना सीट्स लेना पड़ेगा, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता अगर एक बहुत बड़ी पार्टी है। और आपने पहले एक एग्जांपल देखा जहां मधु कोड़ा अकेले व्यक्ति थे जो सरकार चला रहे थे, तो इसमें जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं इस टाइप की सिचुएशन में, वो किसी भी स्टेट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो उससे इसके अलावा मैं जो हम लोग बात कर रहे थे, जानकारी आ रही है 8 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है झारखंड और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इन दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। झारखंड की 81 सीटों के लिए वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है, जम्मू कश्मीर की 87 सीटों का, और माना यही जा रहा है कि जबरदस्त परिवर्तन इस बार इन दोनों ही राज्यों में देखा जाएगा। रेणु जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं कह रही थी कि जो राहुल गांधी की बात हो रही थी, तो कल सुबह राहुल गांधी ने 11:30 बजे जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई है टू डिस्कस द रोड मैप अहेड। वो हर हार के बाद रोड मैप आगे का डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत सारे सीनियर लीडर्स को बुलाया 10-10 के ग्रुप्स में, जहां उन्होंने डिस्कस किया कि पार्टी का ये क्या हालत है, ऐसा क्यों है, आगे क्या करना है, क्या है, और लोगों को बताया गया कि 3 हफ्ते में ये जो
चर्चाएं हुई हैं, इसका कोई निष्कर्ष निकल के आपके सामने आएगा। ये तो लोकसभा के नतीजों की बात भी हम देख रहे थे कि बहुत बड़ा फेरबदल देखा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ कि हार के बाद वो मीटिंग करते हैं। सोनिया गांधी अभी भी हॉस्पिटल में है, अभी उनको छुट्टी नहीं मिली है, तो राहुल गांधी इफेक्टिवली पार्टी का कमान संभाल रहे हैं। उनका एक व्यू है कि पार्टी हारे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को लॉन्ग टर्म में अकेले ही अपना रास्ता चुन के अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो उसकी पॉलिटिकल स्पेस है वो उसको। पर बाकी पार्टी के लोगों का मानना है कि अगर मोदी से लड़ना है तो एक्सपीरियंस के अलावा कोई विकल्प है नहीं पार्टी के साथ सामने। जो एक्सपीरियंस नेता है उनको सामने आके वो करना पड़ेगा। एक जो बहुत ज्यादा डिवीजन हो गया है पार्टी में, उसका आप ये नतीजा देख रहे हैं कि पार्टी किसी भी इशू पे ठीक ठाक स्टैंड नहीं ले पाती। कन्वर्जन तक पे कि कांग्रेस को क्या उस पे करेक्ट स्टैंड लेना है वो भी नहीं हो पाती। देखकर वो अपनी राय बनाती है। राय नहीं बनाती। देखिए, कांग्रेस में जो सीनियर और जूनियर का जो एक लड़ाई चल रहा है उसका हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। और अब राहुल गांधी क्योंकि इफेक्टिवली लीडर बन गए हैं उस पार्टी के, और वो भी अपने आप पार्टी के ना देश भर में उस तरह का इफेक्ट देखा नहीं जा रहा है। इसी बात की तो दिक्कत है कांग्रेस के लिए। अनुज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उनका कद लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वहीं राहुल गांधी को जिस रूप में सामने आने चाहिए था, और विपक्ष को तो और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, चाहे कैंपेनिंग को लेकर या फिर सरकार को घेरने को लेकर, लेकिन यहां पर तो विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आता है। और इसी वजह से शायद अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ या फिर कांग्रेस मुक्त भारत जिसका नारा नरेंद्र मोदी देते हैं, वही स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान में बनी हुई है, देखने को मिल रही है। देखिए, विपक्ष में कांग्रेस संसद के अंदर है, यहां वो आक्रामक है। जिन राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा विपक्ष में है और वहां भाजपा आक्रामक है। तो विपक्ष दोनों जगह आक्रामक है, लेकिन कौन कहां विपक्ष है ये अलग बात है। अपने जो रिपोर्टर अभी कह रहे थे कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले जो होती है शुरू हो चुकी है, और उसके रुझान से कतई संकेत मत निकालिए। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के लिए खास करके कहता हूं, जम्मू कश्मीर में भाजपा को 11.5 लाख जो वोट मिले, उसमें से 11 लाख वोट उसको जम्मू और उधमपुर की लोकसभा सीटों पर मिले। बारामूला में उसको 6500, श्रीनगर में 4400, अनंतनाग में 4700, 1.5% से कम वोट उसको वैली में मिले पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय। मगर हैरानी होगी जानकर आपको कि इन तीनों लोकसभा माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी, झारखंड और जम्मू कश्मीर का पहला रुझान सामने आ गया है। झारखंड की एक सीट पर बीजेपी आगे, और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी एक सीट पर। रुझानों के हिसाब से और बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खुश होने की बात है, क्योंकि कम से कम जम्मू कश्मीर में माना यह जा रहा था कि पीडीपी सबसे पहले सामने आएगी, लेकिन यहाँ पर एक का आंकड़ा। जी, मैं यही कह रहा था कि पोस्टल बैलेट में जम्मू का है एक अलग बात है, लेकिन यदि कश्मीर वैली की सीटों पर भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी आपको आगे दिखे, चौंकिएगा मत, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कश्मीर घाटी में बीजेपी को 1.5% वोट भी नहीं मिले, लेकिन पोस्टल बैलेट में सबसे अधिक वोट मिले। तो कश्मीरी पंडित जो है, ये मुद्दा भी तो बहुत ज्यादा हावी रहा था ना। बहुत सही कह रहे हैं, उसका सीधा कारण है कि विस्थापित कौन हुआ है, बाहर कौन निकला है, सर्विसेज में कौन, वो निकले हैं हिंदू, वहां के कश्मीरी हिंदू निकले हैं। जो वो निकले हैं तो वही बैलेट पे जा रहा है। इसलिए जो पहला रुझान आपका आएगा वो दोनों जगह से, वो घाटी में भी आए, जम्मू में भी आए। फैक्ट यह है कि वो पहला रुझान बीजेपी के फेवर में ही होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट है और मैक्सिमम हिंदुओं ने दिया है। मैक्सिमम हिंदुओं ने दिया है। इस वक्त बीजेपी की नेता आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। आरती जी, कम से कम खुश होने की स्थिति आपके लिए बन चुकी है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में रुझानों के हिसाब से एक सीट। सबसे ज्यादा खुश होने की स्थिति ये बनी है चित्रा जी कि बुलेट्स के ऊपर बैलेट्स का आज महत्वपूर्ण वो रहेगा। ये महत्वपूर्ण जो चुनाव रहे हैं ये अपने आप में विकास के लिए चुनाव है। 66% जो वोटिंग हुई है, मुझे लगता है अपने आप में ही ये लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। बिल्कुल, लेकिन आरती जी ये बताइए, जब सघन प्रयास झारखंड में बीजेपी को कितनी सीट मिलने जा रही हैं आज? आप मेरा इको कम कराओ। झारखंड में हमें 55 से 60 तक की स्थिति आ सकती है। वैसे ये जनता डिसाइड करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को कितना जबरदस्त मैंडेट झारखंड की जनता देती है। झारखंड की जनता ने डिसाइड कर लिया है और वोटों की गिनती का काम भी शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है?
जम्मू कश्मीर में भी मेरा ऐसा मानना है कि घाटी में भी हमारा वोट परसेंटेज तो डेफिनेटली एक अच्छा होगा, और उसके साथ साथ हम हो सकता है 44 मिशन को किसी तरह से अचीव कर ले, किसी तरह से कि मतलब आप किसी के समर्थन से अचीव करने की प्लानिंग और उसी रणनीति पर इस वक्त बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी लेड गवर्नमेंट भी बन सकती है, बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट भी बन सकती है। साफ साफ कहती हुई नजर आ रही है सपोर्टेड। आरती जी, एनके सिंह बोल रहा हूं, ये सपोर्टेड जो आपने वर्ड यूज किया है, तो किसको सपोर्ट करेंगी या किसका सपोर्ट लेंगी? ये अब समय बताएगा। बहुत सारे अब इंडिपेंडेंस भी हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमें आशा है कि हम 34 से 36 तक अपने लेके आएंगे, उसके बाद डिपेंड करता है। एनके सिंह जी, अभी महाराष्ट्र में आपने देखा बहुत सारे प्रश्न थे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इतिहास बनाया है, इतिहास बनाने जा रही है, और निश्चय ही जिस प्रकार का वोट शेयर हमें प्राप्त होने वाला है और जिस प्रकार सीटों की गिनती में पहले की तुलना में वृद्धि होने वाली है, ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में भी एक टर्निंग पॉइंट है, एक मील का पत्थर है। और सच पूछिए तो इतिहास तो उसी दिन से बनना आरंभ हो गया था जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर अपनी जनसभाएं करनी आरंभ की थी। एक के बाद एक 8 जनसभाएं हुई हैं, और प्रत्येक जनसभा में पिछली जनसभा की तुलना में जनसमूह की संख्या बढ़ती गई। और फिर सोने पे सुहागा ये कि श्रीनगर में शेरे कश्मीर स्टेडियम में जितनी विशाल जनसभा श्री मोदी जी की हुई है, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार की जनसभा ना किसी ने देखी, ना किसी ने सुनी। और महत्वपूर्ण विशेष बात यह कि ये जनसभा किसी सरकारी सहयोग या सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हुई थी। लोग स्वयं आए, भारी संख्या में आए। मोदी 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 का आलाप पूरे घाटी में सुनने को मिला, और जब तक उनका संबोधन चलता रहा लोग मोदी 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 कहते रहे। सर, जो ये जीत हो रही है बीजेपी को, तो इसका श्रेय किसको जाता है? केवल बीजेपी के कार्यकर्ता या मोदी जी अकेले हैं? देखिए, मोदी जी तो है ही हैं, वो तो हमारे सबसे शीर्ष नेता है। और मैं कहूंगा ना केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि तमाम राजनीतिक दलों को मिलाकर भी देख लीजिए तो उनके कद का नेता इस समय भारत में नहीं है। कई वर्षों के बाद भारत को इस प्रकार का नेता मिला है जिसके माध्यम से हमें भारत के भीतर और विदेशों में भी गौरव का अनुभव होने लगा है। तो जाहिर सी बात है, लोग उनके नाम से, उनकी छवि से, उनकी उपस्थिति से प्रेरित होते हैं, और इससे लाभ तो होता ही है। और उनके कारण ही कार्यकर्ताओं में भी प्रेरणा बनती है। हम जैसे साधारण कार्यकर्ता भी जब देखते हैं कि हमारे शीर्ष नेता इस प्रकार की उनकी कार्यशैली है और इस प्रकार का उन्हें सम्मान आदर मिल रहा है पूरे विश्व में, तो जाहिर सी बात है कि नीचे स्तर का कार्यकर्ता भी अपने आप को प्रेरित महसूस करता है। उसमें भी एक अधिक ऊर्जा के साथ काम करने की एक इच्छा शक्ति पैदा होती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी देखने को आई। जम्मू कश्मीर जहां पर के एक समय में यह अनुमान लगाया जाता था और ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं समझता हूं इन चुनावों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने प्रायश्चित किया है उस बलिदान का जो आज से 60 वर्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की भूमि पर किया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ के निर्माण में और उसकी प्रेरणा में जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, एक अंतिम सवाल। बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है, रुझान देखिए, झारखंड की 5 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी +4 सीटों पर आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस +1 सीटों पर, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेवीएम दोनों का अब तक खाता भी नहीं खुला है। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 3 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी 2 जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस
1 सीट पर। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू की 2 सीट पर बीजेपी आगे है, जबकि झारखंड की 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। संकेत ये क्या है एनके सिंह जी? नहीं, वैसे तो अभी हम कमेंट रिजर्व इसलिए रखेंगे कि ये बैलेट की काउंटिंग है और बैलेट की काउंटिंग पब्लिक ओपिनियन नहीं बता पाती है, क्योंकि उस समाज के कितने लोग बाहर गए हैं और कितने लोग एक्टिवली बैलेटिंग कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात सही है कि जो एक्सपेक्टेड था लगभग उन्हीं लाइंस पे चल रहा है। हाँ, पीडीपी को निकलना चाहिए क्योंकि सरकार बनाने की स्थिति में वो नजर आती है, उसका अभी तक नहीं आया है। तो ये सिर्फ इसकी वजह से है कि घाटी में जो उनका बेस है, घाटी से बहुत लोग बाहर निकले नहीं है, इसलिए बैलेट वोटिंग होती नहीं है, ये जम्मू की वोटिंग होती नहीं बिल्कुल। जम्मू से ये जानकारी सामने आई है। मैं आती हूं अनुज जी आपके पास, सीधे रुक कर लेते हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। अजय, जम्मू कश्मीर की 3 सीटों के जो रुझान है उनमें से 2 पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये संकेत किस कदर इशारा कर रहे हैं और किस ओर जाते हुए? क्या हम मान सकते हैं कि ये 50 सीटों के आसपास बीजेपी पहुंच सकती है इस रुझान को देख के? देखिए, जम्मू की अगर बात की जाए तो अभी जो नतीजे आए हैं उसमें जो है कुल 3 सीटों के नतीजे जो है सामने आ रहे हैं। रुझान जो सामने आ रहे हैं, रुझान में 2 पे जो है बीजेपी आगे है, 1 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। मगर अगर 50 सीटों की, जैसा एनके सिंह साहब ने कहा कि 50 सीटें बीजेपी ले पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। क्षमा कीजिएगा, मैंने झारखंड के बारे में कहा था। देखने को मिला वो जो है 25 से 30 के आसपास जो जी, वो जम्मू से हमें तो आपको बता दूं कि जम्मू में बीजेपी का पहले से ही ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक्सपेक्ट भी कर रही थी और देखा जा रही थी कि कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को काफी फायदा मिलता दिख रहा है। मोदी लहर का खास असर जो है जम्मू प्रोविंस में देखने को मिल रहा है, यहाँ की 37 सीटों पे देखने को मिलेगा। और इसीलिए बीजेपी की भी कहीं ना कहीं ताल ठोक कर ये कह रही है, जबकि 11 सीटें बीजेपी के पास पिछले सेशन में थी, तो अब जो है कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे या किंग मेकर बनेंगे। तो उसी के नतीजा है कि मोदी लहर पे उनको पूरा भरोसा है। उनको पता है कि लगातार जो ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो राजनाथ सिंह थे, अरुण जेटली थे या बाकी लोग थे, तो सबको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी काफी होपफुल लग रही है, होपफुल दिखाई दे रही है। 4 रुझान सामने आए हैं जम्मू कश्मीर के, 2 पर बीजेपी, 1 पर पीडीपी और 1 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि झारखंड के रुझान 5 सीटों के आ चुके हैं। 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेवीएम, इन दोनों ही पार्टियों का अब तक खाता नहीं खुला है। अनुज जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे। जम्मू क्षेत्र में जो पहला रुझान आपने रियासी का बताया, वहां से बीजेपी का विधायक अभी भी है और बीजेपी लोकसभा में अच्छी बढ़त लेकर के गई है। दूसरी जो रामनगर सीट है, पैंथर्स पार्टी के पास अभी है और वहां बीजेपी लोकसभा में लीड लेकर के गई है। ये दोनों हिंदू बहुल क्षेत्रों की सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती दिख भी रही है, तो केवल इन 2 सीटों के आधार पर मैं 25 से 30 के बीच में ही रखूंगा। पोस्टल बैलेट की गिनती ये की जा रही है और उसके बाद ईवीएम मशीन खोलेंगे। 8:14 हो चुके हैं, बस कुछ देर का और इंतजार। लेकिन यहां पर जो पोस्टल बैलेट के रुझान सामने आ रहे हैं, झारखंड की 5 सीटों में से बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 1 पर, जबकि जम्मू कश्मीर की 5 में से बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 1, पीडीपी 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी सवाल के साथ रेणु जी, ये संकेत कि 5 सीटों में से बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 1 पर, जबकि जम्मू कश्मीर की 5 में से बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 1, पीडीपी 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी सवाल के साथ रेणु जी, ये संकेत साफ साफ इशारा कर रहे हैं बीजेपी के आगे बढ़ने के? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे अभी तक बात हो रही है, पोस्टल बैलेट का एक अपना अलग एक इंडिकेशन होता है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में देखें तो जिस तरह से कश्मीरी पंडित बाहर गए हैं और जिस तरह से उनका इंक्लिनेशन है, तो उससे साफ है कि बीजेपी को इसमें फायदा हो सकता है। अब देखिए, बीजेपी 4, कांग्रेस 1, पीडीपी 1, एनसी 1, तो अंतर हो गया है। ये बिल्कुल ये जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, रिजल्ट तो खैर अभी नहीं आया है पूरे तरह से, तो ये दिखाता है कि अभी जब पूरा जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो उसमें मेरे ख्याल में हमको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों के दौरान भी उठाया था और उसके बाद से उस मुद्दे को लगातार बीजेपी हवा दे रही है। क्या उसका भी ये असर है जो इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है? हालांकि ये शुरुआती रुझान है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर दे देती हूं, उसके पहले रेणु जी का कमेंट मैं लूं। जम्मू की 4 सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर 1 सीट पर, लेकिन आंकड़े ये तेजी से बदल गए हैं। कांग्रेस पीडीपी 1-1 सीट पर, 6 जम्मू कश्मीर की
सीटों के रुझान सामने आए हैं, जबकि झारखंड की 5 सीटों के रुझान, जिनमें से बीजेपी 4 पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी 1 पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा का अब तक खाता नहीं खुला है। रेणु जी। हाँ, क्योंकि अभी जब जिस तरह से पूरे बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे तो इंडिकेशन क्लियर आ जाएगी। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में हम लोग एक हंग असेंबली की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कोई भी सरकार को, किसी पार्टी को सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। पीडीपी और बीजेपी में एक ट्रेडिशनल एंटीपैथी है, जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। पर जैसे हमने पिछली बार देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पार्टी के साथ गई जिसका सेंटर में सरकार था। जम्मू कश्मीर की पार्टीज को लगता है कि सेंटर साथ रहने से कांग्रेस पार्टी 1 फायदा रहेगा जो सेंटर में सरकार है उसके साथ जाने से। तो उसको देखते हुए बीजेपी के साथ पीडीपी हाथ मिला सकती है। लेकिन फिर पीडीपी का जो वोट बैंक है घाटी में, क्या वो नाराज नहीं होगा अगर इस तरह से मतदान हुआ है? मैंने कहा कि दोनों जो है एक दूसरे से ट्रेडिशनली खिलाफ इश्यूज के ऊपर, और उनका जो स्टैंड है हर चीज पर अगर उनको सरकार बनानी है और बाकी पार्टी के पास इतने नंबर नहीं है, कांग्रेस अगर इतने नंबर नहीं जुटा पाती कि उनको पावर में ले जाए, तो पीडीपी के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो जा नहीं पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से देखा हमने फ्लड्स में, और जो सिचुएशन आई अभी वैली में, उसमें बहुत ज्यादा नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी भी थी जब वहां पर बाढ़ की स्थिति थी, वहां पर बहुत ज्यादा नाराजगी उमर अब्दुल्ला सरकार को लेकर देखी जा रही थी। एक बार सीधे आरती मेहरा जी के पास में चलूंगी। आरती जी, झारखंड की 6 सीटों के रुझान सामने आए हैं, 5 पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, जबकि जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के रुझान, जिनमें से बीजेपी 4 पर। ये आंकड़े कितने बढ़ेंगे आगे, उम्मीद क्या कर रही हैं आप? हम उम्मीद वही कर रहे हैं जो जनता ने हमें दिया है जी। और जनता ने इस बार एक ऐसी सरकार को, देखिए सबसे बड़ी बात एक और भी है, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए, कि एक बहुत अच्छा संदेश गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां के खास तौर पे वैली के लोगों से जो अपना दिल जोड़ना चाह रही थी, वो दिल जोड़ पाई है। तो एक संदेश गया है, एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जिन्होंने लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की त्रासदी में उनके बीच में खड़े होके सबसे पहले, अगर आप देखा जाए कि केंद्र की तरफ से उस प्राकृतिक आपदा में जो मदद मिली, और इस तरह से मदद मिल सकती है अगर किसी ने करके दिखाया, तो इस देश के तब के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और वो लगातार उन्होंने एक कनेक्ट बना के रखा। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुस्लिम समुदाय के साथ है जी। और उससे दिल बांधना चाहती है, दिल मिलाना चाहती है। और अगर उसमें हम जितने भी हद तक सफल हो जाते हैं जी, वो हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत होगी। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, लेकिन एनके सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन एनके सिंह जी, एक बात ये भी सच है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बाढ़ के दौरान जिस तरह की मदद पहुंचाई गई, वो अपने आप में अप्रत्याशित थी। इसी वजह से एक तरफ उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ वहां पर नाराजगी, और दूसरी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर घाटी के अंदर कम से कम जरूर दिखा मोदी को लेकर। जी, सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखा, लेकिन एक अंग्रेजी में जुमला है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज बीजेपी जीत रही है तो अपने लॉजिक को यहां तक एक्सटेंड कर दिया है आरती जी ने कि वो कह रही साहब घाटी में भी काफी अच्छा प्रभाव रहा है। दरअसल शुद्ध कम्युनल पोलराइजेशन हुआ घाटी में, पीडीपी को वोट मिल रहा है, वो पोलराइजेशन की वजह से है। जम्मू में 5 हो गया है, ये देखिए आंकड़े तेजी से बदल गए, कांग्रेस 2, पीडीपी 2 और बीजेपी 5 जी। तो कंपोजिशन अगर आप देखें कम्युनल, तो जम्मू में 37 सीटें हैं, 37 सीटों में कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंटेंसिटी बीजेपी की इतनी जबरदस्त है पोलराइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से मुझे 37 में, अभी भी लोग कह रहे हैं 25 से, लेकिन मेरा ये मानना है कि करीब 31-32 सीटें जम्मू में आ सकती हैं। तो लिहाजा ये जो आरती जी कह रही है कि नहीं वहां घाटी में बहुत लोग मुतासिर हुए और उसकी वजह से उनको वोट मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है घाटी में कोई भी वोट मिलने जा रहा है। फैक्ट ये है कि उसी के पोलराइजेशन की वजह से जम्मू में बहुत अच्छा वोट तो मिल ही जाएंगे, सीट नहीं मिलेगी। वोट भी ऐसा नहीं, घाटी में कोई ऐसा ज्यादा वोट नहीं मिलने जा रहा है जिसको हम ये कहें कि वो सिग्निफिकेंट है। 1.5%, 2% वोट मिलता रहा है। हम मान लेते हैं कि अगर वो 3%, लेकिन हाँ ये जरूर उनकी बात सही है
कि अगर 3%, 4% भी वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं घाटी के लोगों ने जिनका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट माना जाता रहा है, उन्होंने भी कम से कम सेंटर को इंडोर्स किया है, मोदी जी को इंडोर्स किया है। यही अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज है। बिल्कुल, अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज है। सीधे चलेंगे इसी सवाल के साथ, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद, इस वक्त जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 5 सीटों पर रुझानों के हिसाब से आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 2 जबकि पीडीपी 4। ये संकेत क्या है, किस ओर इशारा कर रहे हैं? स्थिति है जैसा कि अभी एनके सिंह जी ने बताया कि यहाँ पे वोटों का परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन वो सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम आपको ये बता चले कि अभी धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर पीडी काफी अस्वस्थ है। हम महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर खड़े हैं, अभी जो है हलचल यहाँ शुरू नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जश्न का माहौल होगा, क्योंकि पीडीपी को लगती है कि वो एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ रही है। पीडीपी को ऐसा लगता है, लेकिन अभी तक अगर इन रुझानों को हम देखें तो बीजेपी 5, पीडीपी 4, कांग्रेस 2 और अदर 1। अनुज गुप्ता जी, ये संकेत क्या है? क्योंकि अरविंद का कहना है कि पीडीपी जश्न की तैयारी में है और सबसे बड़े दल के रूप में वो उभरेगी, ये आत्मविश्वास इस वक्त उसके अंदर बना हुआ है, लेकिन जो संकेत इस वक्त हम देख पा रहे हैं ये क्या कहते हैं? यदि केवल पोस्टल बैलेट हैं, और मुझे लगता है केवल पोस्टल बैलेट हैं, तो बीजेपी यदि 12 की 12 पे भी लीड कर रही होती तो मुझे हैरानी बिल्कुल नहीं होती। हैरानी मुझे तब होगी जब पीडीपी पोस्टल बैलेट में भी विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रही हो, वैली के अंदर भी। जहां तक कांग्रेस जो छंब की सीट पर लीड दिख रही है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो है जम्मू कश्मीर के, वो वहां पर लीड कर रहे हैं और वो संभव है कि पोस्टल बैलेट में उनको वोट वहां अधिक मिल रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, जम्मू कश्मीर की 87 में से 12 सीटों के रुझान सामने आए हैं और उसके हिसाब से बीजेपी अभी तक सबसे ज्यादा 5 सीटों के साथ आगे बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी 2, पीडीपी 4 जबकि अदर्स 1। और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो गायब हो गई है। वहीं झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 81 में से 6 सीटों के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी पर प्लस, झारखंड मुक्ति में मोर्चा 1 और कांग्रेस यहां पर लग रहा था ऐसा कि स्थिति उसकी थोड़ी ठीक है, लेकिन एक बार फिर से वो स्क्रीन से गायब हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव त्यागी जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। राजीव जी, यहां पर या तो बात हो रही है बीजेपी की या फिर क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है इन दोनों ही राज्यों में? देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत स्थिति में, मैं इसलिए कहूंगा कि विगत लोकसभा चुनावों में 20% वोट हम लोगों को पूरे देश में मिले थे और पिछले 47 से लेकर अब तक। चलिए, राजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अनुज जी, इसका जवाब आपसे। कांग्रेस पार्टी की बात हम कर रहे थे और हम या तो बात कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों की या तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी तो लग रहा है कि बिल्कुल कहीं है ही नहीं, वो सबसे पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है। चित्रा जी, जनता का सारा गुस्सा कांग्रेस पर था लोकसभा चुनाव में भी और उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी वो दिख रहा है कि लोकसभा का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। जहां जहां भाजपा से सीधा संघर्ष था वहां तो कांग्रेस झकमार के दूसरे स्थान पर जनता रखेगी, लेकिन जहां भी विकल्प मिला, यानी क्षेत्रीय दल जहां थे, कांग्रेस वहां तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में अचानक एक नई पार्टी उभरती है, वो दूसरे स्थान पर हो गई, कांग्रेस तीसरे पर चली गई। हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, सभी जगह वो हालत हुई है। तो कांग्रेस को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि उससे चूक क्या क्या हुई हैं, उसकी कमियां क्या क्या है, गलतियां क्या क्या हैं। यदि वो आप नहीं सोचेंगे, देखिए वो नीतियों का मामला भी होगा, नीतियों के क्रियान्वयन का भी, और नेतृत्व का भी संकट है कांग्रेस के अंदर। जब तक आप उन विषयों को ठीक नहीं करेंगे तो कांग्रेस कभी आगे बढ़ने के बारे में विचार नहीं कर पाएगी। बैठे बैठे इस बार सेव अपने आप गोदी में नहीं गिरने वाला, उसके लिए कोशिश करनी होगी। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी गलती जो कांग्रेस ने की कि पूरे के पूरे 6 साल दे अमेरिका दाव से बीजेपी की हिना भट्ट यहां पर आगे चल रही हैं और हिना भट्ट फारूक अब्दुल्ला के बहुत प्रिय दोस्त हैं, उनकी वो बेटी हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में और कुछ दिन पहले एक झगड़े की बात भी सामने आई थी जब वहां पर वोटिंग चल रही थी, कुछ लोगों से उनकी तूतू मैमे हो गई थी। ये किस ओर इशारा कर रहा है एनके सिंह जी? नहीं, देखिए वो जो तूतू मैमे हुआ था उससे कई बार होता है कि बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होता वोटर, और हिना भट्ट फ्लैम्बायंट है, सपोर्ट मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा वो है। अनुज की जो बात थी उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे।
आज देश में अगर आप देखें तो रीजनल पार्टीज 50% पॉपुलेशन पे रूल कर रही हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 14% पे रूल कर रही है। कहने को तो 11 राज्यों में है, लेकिन वो राज्य इतने छोटे छोटे हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो कांग्रेस का सपोर्ट बेस लगातार खिसकता जा रहा है। 14% झारखंड के 10 में से बीजेपी 8 पर, कांग्रेस सिर्फ 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, ये क्या संकेत है? देखिए संकेत बहुत मैं लगातार कह रहा हूं कि झारखंड में चुनाव के नतीजे जो हम लोग का एक्सपेक्टेड एग्जिट पोल है, कि 50+ बीजेपी। जी हाँ, मुझे यही लग रहा, मैं सवेरे से यही कह रहा हूं कि अगर ये इंडिकेशन सही है तो बीजेपी 50 से ऊपर जाएगी, इसमें कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, अगर जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी होती है, अगर बीजेपी को 26% वोट आपने अपने एग्जिट पोल में दिखाया है, जबकि पीडीपी को आपने 25 दिखाया है, सीटें ज्यादा दिखाई है पीडीपी को, इसका सीधा मतलब है कि जम्मू में कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलर सपोर्ट बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है। और अगर ये मिल रहा है तो सीटों के टर्म्स में भी कन्वर्ट होगा। तो 37 में मुझे अभी भी लग रहा है कि 31-32 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बीजेपी की कह रहा था कि बीजेपी इस समय जहां रूल कर रही है, ये करीब 9 राज्य हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 6 में डायरेक्ट है और 3 में इनडायरेक्टली है, लेकिन 36% पॉपुलेशन पे बीजेपी रूल कर रही है। तो आप समझ सकती है कि अगर ये दोनों चुनाव उनके फेवर में जाते हैं तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जबरदस्त पॉपुलर वेव है जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उनके फेवर में है और कांग्रेस के खिलाफ है। बिल्कुल सिंह साहब, और वो लगातार बना हुआ है। अनुज जी, आती हूँ आपके पास, एक बार चलते हैं मोहम्मद अफसर के पास, हमारे साथ लगातार बीजेपी दफ्तर से, रांची से वो बने हुए हैं। अब पहले तो सिर्फ अंदर मिठाइयां ही बन रही थी, लेकिन अब खिलाई भी जा रही है क्या? क्योंकि जो शुरुआती रुझान है अफसर, वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड की 10 सीटों में से 8 रुझानों में बीजेपी आगे है। बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से पहले से ही बीजेपी आश्वस्त थी कि उनको मैंडेट मिल सकता है और 40+ भी सोच रही थी, अगर 40+ भी नहीं तो एक बड़ी पार्टी जरूर सोच रही थी। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आश्वस्त होती जा रही है। अब बीजेपी को बिल्कुल लग रहा है कि वो 50 तक पहुंच सकती है और अकेले सरकार बना सकती है। खुशियां इस के अंदर देखिए, आपको थोड़ा सा विजुअल अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं हम। अंदर जो पार्टी वर्कर्स हैं और जो समर्थक हैं जो यहाँ पर आए थे, उन सभी के बीच मिठाइयां बंट रही हैं, हलवे खिलाए जा रहे हैं। अंदर सभी के लिए एक कहे तो छोटी सी पार्टी की व्यवस्था जैसे सुबह सुबह हो गई है। और जैसे ही ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसी से बीजेपी खुश हो गई है और बीजेपी को लग रहा है कि वो अकेले सरकार बना सकती है और खुशियां इस दफ्तर पे साफ दिखनी शुरू हो गई है। चित्रा, बिल्कुल, और त्योहार जैसा माहौल कुछ ही देर के बाद जब वहां पर आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। आरती मेहरा जी, खुशी की बात वास्तव में है क्योंकि झारखंड में 10 सीटों के रुझान और बीजेपी 8 पर लगातार वहां बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल खुशी की भी बात है और उसके साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज भी कि झारखंड को एक बड़ी ऐसी सरकार हमें भविष्य में देनी है जिसका वायदा, जिसकी अपेक्षा वहां के लोग कर रहे हैं और जिसका वायदा हमारे प्रधानमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। झारखंड में बहुत सी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के हिसाब से वहां के लोगों का उत्थान होना चाहिए, झारखंड समृद्ध बनना चाहिए। उसकी एक बड़ी चुनौतियां सामने है, लेकिन हाँ, इस बात का बहुत सुखद अनुभव रहेगा अगर हम अपने दम पे, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि मैं लौटूंगी, उसकी एक बड़ी चुनौतियां सामने है, लेकिन हाँ, इस बात का बहुत सुखद अनुभव रहेगा अगर हम अपने दम पे, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि मैं लौटूंगी आपके पास। बीरवाह से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से इस बार चुनावी मैदान में थे, सोनवार और बीरवाह। उमर अब्दुल्ला फिलहाल बीरवाह से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उमर ने गांदरबल सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि ऐसा उनकी ओर से क्यों किया गया। लेकिन अभी एक अच्छी खबर उमर अब्दुल्ला के लिहाज से, गांदरबल छोड़ दी तो फिर ये फैसला कम से कम अभी जो रुझान है उसके हिसाब से सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेशन होता है, अगर आप 2 जगह से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी स्थिति कमजोर है, या अगर सीट बदलते हैं तो भी लगता है कि ओवरऑल, चूंकि आप पार्टी के मुखिया हैं, हालांकि ये नरेंद्र मोदी के केस में अप्लाई नहीं होता था कि उन्होंने 2 जगह से लड़ा, क्योंकि वो उसके कारण दूसरे थे, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में इन्फ्लुएंस के लिए कर रहे थे।
लेकिन अदरवाइज रीजनल लेवल पे अगर आप देखें तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपनी सीट छोड़ता है जी, या तो अपने बेटे के लिए छोड़ता है, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर वो केस नहीं है तो फिर सीधी सी बात है कि कहीं कमजोर है, और कमजोर है तो पूरा जो मैसेज जा रहा है उस पार्टी को लेके वो कहीं नेगेटिव जा रहा है। तो मेरे ख्याल से फारूक अब्दुल्ला और गांधरबल वो सीट जहां जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता रहा है, हमेशा से ही उसके कैंडिडेट वहां से जीतते रहे हैं, उस सीट से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। जी, उमर अब्दुल्ला के दादा और पिता भी उस सीट से लड़ते रहे, उनकी पारिवारिक सीट थी। बिल्कुल। और देखिए दोनों जगह, दोनों राज्य जहां चुनाव हो रहे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दो सीटों पर लड़ रहे हैं। उमर ने दोनों सीटें बदल दी, मतलब जो सीट थी उसको छोड़ करके 2 नई सीटें चुनी, और झारखंड में अपनी सीट के अलावा आंकड़ा बदल गया है। एक बार हम नीचे जम्मू कश्मीर की टैली पर नजर डालें। यहाँ देखिए पीडीपी 14 सीटों पर रुझानों के हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, जबकि बीजेपी 8 सीटों पर। ये आंकड़े 87 में से 32 सीटों के रुझान है जो अपने आप में लगातार बदलते हुए चले जा रहे हैं, और इसके संकेत साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए थे, यानी कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरे नंबर पर बीजेपी, और बाकी एनसी और कांग्रेस आसपास ही रहेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं जम्मू का, हमारे साथ अजय जांडियाल बने हुए हैं। अजय, इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है, पीडीपी 14 और बीजेपी 8। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर बात की जाए कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में जो है काउंटिंग शुरू हुई है, जिस वजह से बीजेपी अभी 8 सीटों पर आगे जो है बताई जा रही है। पीडीपी बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर के जो मेन काउंटिंग सेंटर है श्रीनगर में, वहां पर काउंटिंग शुरू हुई है। वहां पे फर्स्ट फेज के जो है वो कहीं ना कहीं नतीजे आए, जिसकी वजह से पीडीपी को काफी जो है वो नंबर आ गया है, क्योंकि सीटें भी कश्मीर में ज्यादा है। जम्मू की अगर बात की जाए, जो जिस पोलिंग जो काउंटिंग स्टेशन पे हम खड़े हैं, जो जम्मू का मेन स्टेशन है, 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग यहां पर होनी है। यहां पर अभी तक काउंटिंग के जो नतीजे हैं वो नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर ज्यादा है। वो जो ईवीएम मशीन है उनको लाकर उनको सेटल डाउन किया जा रहा है, और अब थोड़ी देर के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शायद यहां पर नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मगर ये कहीं ना कहीं चलिए अजय के पास हम लौटेंगे, लेकिन एनके सिंह जी, यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, पीडीपी 14, सीधे तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल बदल गई। भाई अगर इस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो पीडीपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही, सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बता रहे हैं कि जम्मू के 11 सीटों में अभी तो खुला ही नहीं है, अभी सेटल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर भी माना जाएगा कि आप अभी तक इस बोर्ड पे नहीं आए हैं। लेकिन एक चीज साफ है कि पीडीपी का जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इंडिकेशन आ ही रहे हैं, और पीडीपी वैली में अगर खुलेंगे, वोट खुलेंगे तो नेचुरली वो पीडीपी के लिए ही जाएंगे। तो इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग के इंडिकेशंस थे ऑलमोस्ट उसी के पैटर्न पे चल रहा है, और ये शुरुआती है। लेकिन 15 मिनट के बाद मुझे लगता है कि अगर हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, 15 मिनट के बाद वो बने रहे, क्योंकि 15 मिनट के अंदर लगभग स्थिति साफ होने लगेगी। ये 45 मिनट हो जाएंगे, और 45 मिनट में इंडिकेशंस मिलने रखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। वैली में 46 सीटें हैं, तो उसके लिहाज से पीडीपी कितना आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, अगर सिर्फ हम घाटी की बात करें तो? नहीं, घाटी में ऑब्वियस है कि पीडीपी, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ, एनसी उस तरह की शिद्दत से नहीं आ पाई, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक बड़ा रहा, और जो बाढ़ वगैरह आई उसकी वजह से जो जिस तरह से कैजुअलनेस थी गवर्नमेंट पे, उसकी नाराजगी थी। लिहाजा बहुत सीधी सी बात है कि पीडीपी को सारा जो वर्चस्व मिलेगा वो वहीं से मिल रहा है, और वहां से मिलेगा। तो आज जब कहा जा रहा है कि पीडीपी सरकार बनाने की स्थिति में है, हाँ हंग होगा, 4-5 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो पीडीपी के लिए बहुत ही हैप्पी सिचुएशन है। लेकिन हमें अभी भी लग रहा है कि बीजेपी जम्मू में अच्छा करेगी, और उस सिचुएशन में, लेकिन हाँ अगर पीडीपी किसी तरह से कांग्रेस के साथ बनाती है तो दिक्कत नहीं होगी। एक ही चीज है कि ये इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर का कि वहां पे सेंटर के साथ ही अपने को एसोसिएट करते हैं, और इसे बुरा नहीं मानती, वहां की जनता भी बुरा नहीं मानती जी, बिल्कुल, और वहां जनता बुरा भी नहीं मानती कि वो बीजेपी जो गलती की राहुल गांधी ने कि पूरे के पूरे 6 साल का मैंडेट उमर अब्दुल्ला को दे दिया। आपको याद होगा उससे पहले कांग्रेस और पीडीपी ने रोटेशन में सरकार बनाने की, चीफ मिनिस्टर को लाने की थी, उससे एक
एक बैलेंस बना हुआ था स्टेट में। अब राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, उमर यंग है, एनर्जेटिक है, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको पूरे के पूरे 6 साल तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था और इसका मेरे ख्याल में बहुत हद तक नुकसान कांग्रेस को इस इलेक्शन में लेना पड़ रहा है। जैसे कि झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी साथ थी सरकार में हेमंत सोरेन के, जेएमएम के, उसका भी उनको नुकसान, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस पार्टी पर भी उतनी ही आती है जितनी वहां पीडीपी तो जब सरकार में रहेगी तो उसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा और वही तस्वीर भी है इस वक्त। बिल्कुल वही सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से पूरा का पूरा मैंडेट दे दिया उमर अब्दुल्ला को, जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस नहीं था गवर्न करने के लिए, और पार्टी में इसके खिलाफ भी आवाजें थी इंटरनली कि ये सब ना करें। उसको रोटेशन में जो सिस्टम था वो अच्छा था जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में, पर राहुल गांधी अपने ही रोड मैप को आगे लेके उसी पे चलते अलग अलग लड़ने का खामियाजा भी क्या अनुज जी यहाँ पर कांग्रेस और एनसी के बीच हम देख पा रहे हैं कि इस वजह से भी उसकी ये स्थिति है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। ये देखिए, दोनों दल मिलकर के कभी विधानसभा का चुनाव लड़े नहीं इतिहास में। हमेशा वो अलग अलग लड़ते रहे और चुनाव के बाद एक हो जाते हैं। एक हुए होते तो भी शायद नतीजों पर बहुत अधिक अंतर न पड़ा होता, क्योंकि घाटी में जनसंख्या एक अलग किस्म की है और जो कॉन्फ़िगरेशन जम्मू में क्षेत्र में है वो एक अलग किस्म का है। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की 37 सीटों में भी 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुतायत में है। उनमें जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूर मिलती हैं वहां पर, और कांग्रेस भी कुछ ले लेती है। उन सीटों पर जरूर थोड़ा असर पड़ सकता होता कि उनके वोट बंटने से कहीं पीडीपी या बीजेपी को वहां उन सीटों पर केवल लाभ न हो जाए, अन्यथा बाकी पूरे प्रदेश में उसका कोई असर न पड़ा होता। बाकी पूरे प्रदेश में असर नहीं। और यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, झारखंड की 20 सीटों के रुझान सामने हैं। 81 में से बीजेपी प्लस 13 पे। आपको बता दें कि 2009 में 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस प्लस 3 पर, जबकि 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 18 मिली थी 2009 में, लेकिन इस बार 3 सीटें रुझानों के लिहाज से, और झारखंड विकास मोर्चा का खाता खुला है 1 सीट पर, वो बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2009 की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 मिली थी, कांग्रेस को 17, पीडीपी को 21, बीजेपी को 11, पैंथर्स पार्टी को 3। 2008 वोटिंग परसेंटेज उस वक्त 61 रहा था, लेकिन इस बार एक तरफ वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त बढ़ोतरी, तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़े देखिए, पीडीपी 19 पर, यानी कि सबसे बड़े दल के रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 15, कांग्रेस पार्टी 5 और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 9 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये रुझान है 51 सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर की 87 सीटों में से सामने आ चुके हैं। सीधे रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, चूंकि बीजेपी लगातार यहां पर लीड कर रही है 13 सीटों के साथ, उसका आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मोहम्मद अफसर रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर, बीजेपी के लिए तो एक बार फिर से खुशी की बात, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जबकि बाकी की जो पार्टियां हैं वो उससे बहुत ज्यादा पीछे हैं। 20 में से 13 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे। बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो बीजेपी भी समझ रही है कि अब वो बिल्कुल एक मैंडेट की तरफ बढ़ सकती है। 40 प्लस का जो आंकड़ा था और 40 प्लस के जो उम्मीद कर रहे थे वो अब वो पा सकते हैं। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो अब वो 45 या 50 के बारे में जरूर सोच सकते हैं और अकेले सरकार बनाने के बारे में सोच सकते हैं। शुरू से ही बीजेपी कह रही थी कि वो 40 प्लस सीटें लाएंगी और अगर नहीं भी लाती है तो एक बड़ी पार्टी बनकर के आएगी, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त है कि शायद वो अकेले सरकार बना सकती है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो सबसे बड़ी वजह हम मानते हैं कि जो एक स्टेबिलिटी की बात चल रही थी, क्योंकि पिछले 14 सालों में जिस तरह से अनिश्चितता रही है पूरे झारखंड में, तो सभी लोग यहाँ के और खास करके एक झारखंड के लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते थे और चाहते थे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी तभी विकास होगा। और विकास के मुद्दे पर एक स्टेबल गवर्नमेंट के नाम पर जब वोट दिया गया है तो इसको सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़ करके देख रहे थे, और उसी की वजह है कि इतने जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे की तरफ दिख रही है और ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। तो बीजेपी के जो भी नेता है वो भी बैठ करके सीधे सीधे चिपके हुए हैं टीवी से और सीधे सिर्फ देख रहे हैं कि रुझान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल
मुझे लगता है कि जैसे ही रुझान 40 के आंकड़े को पार करेंगे उसके बाद से जश्न की तस्वीरें भी हमारे सामने आ जाएंगी। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है, झारखंड की 81 में से 20 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई 13 सीटों के साथ आगे, कांग्रेस पार्टी 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3, जबकि झारखंड विकास मोर्चा 1 चल रहे हैं, काफी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, गिरिडीह की इमेज बहुत अच्छी है, काफी ईमानदार माने जाते हैं, और वो अगर पीछे चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये नरेंद्र मोदी की लहर जो है वो शायद, और 2000 से 2003 तक वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन यहां पर झारखंड विकास मोर्चा के लिए बुरी खबर, गिरिडीह से पीछे चल रहे हैं बाबूलाल मरांडी। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम तस्वीर देखें तो 87 में से 51 सीटों के रुझान सामने हैं। बीजेपी 15 पर, कांग्रेस पार्टी 5 पर, पीडीपी 19 पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 9 पर और अन्य 3 पर। और इलेक्शन अपडेट जो कुछ है वो भी जल्दी से आपको बता दें। जम्मू पूर्व, रियासी, रामनगर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे, जेएनके में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। जम्मू के छांब, अखनूर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। अमेरिका दल से बीजेपी के हिना भट्ट आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि अगर हिना भट्ट जीतती हैं तो कम से कम घाटे के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी बीजेपी के लिए। अनुज जी? जी हाँ, बिल्कुल। बट मैं उसको भट्ट पढ़ूं तो मुझे फिर थोड़ा सा गुजरात भी याद आने लगता है। यानी नरेंद्र मोदी का जादू कहीं न कहीं वैली के अंदर भी चला है, यदि वहां खाता खुल रहा है भाजपा का तो। लेकिन नीचे ये आंकड़े देख के मैं हमेशा चौंक रहा हूं, क्योंकि पिछले 10-15 मिनट से आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस 27, कांग्रेस और पीडीपी 27, ये जो दो कॉम्बिनेशन बन सकते होते कभी, वो दोनों बराबरी पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस तो चाहेगी कि उसके समर्थन से पीडीपी की सरकार वहां बन जाए, उससे गुलाम नबी आजाद साहब का राज्यसभा में आने का रास्ता खुलेगा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या पीडीपी भाजपा का समर्थन लेना चाहेगी? मुझे लगता है लेना चाहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पीडीपी का बनना है। बीजेपी वो समर्थन दे करके क्या अपना जनाधार जम्मू क्षेत्र का बचा के रख पाएगी? वो एक बड़ा सवाल है। शायद जम्मू कश्मीर के जो बड़े नेता हैं वही बता पाएंगे उसके बारे में। जम्मू कश्मीर के बड़े नेता बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आरती मेहरा जी का हम रुख कर लेते हैं। आरती जी बड़े देर से चुप भी हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, हम लोगों को सुन रही है। आप जम्मू कश्मीर के लिहाज से 87 में से 60 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और यहाँ पर 18 सीटों पर बीजेपी, जबकि पीडीपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। आरती जी? जी देखिए, ऐसा है कि जम्मू और कश्मीर में अभी एनके सिंह जी कह रहे थे कि वैली में नहीं आ पाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं इसमें दो संभावनाएं देखती हूँ जी। एक तो ये संभावना जो बहुत मीडिया में भी पीछे आई कि अलगाववादियों ने वहां पे इतनी जो वोट पोल परसेंटेज वहां पे वोट हुई है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है जी कि जम्मू भी देश के दूसरे राज्यों की तरह कश्मीर के वैली के लोग भी विकास चाहते हैं, वो स्थिरता चाहते हैं, वो एक अच्छी विश्वसनीय नेतृत्व चाहते हैं। ऐसे में पलट भी सकता है। और मेरा ये कहना है कि फिर नंबर गेम की बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा अच्छा परसेंटेज वहां पे आ जाता है जी, और हमारी सीटें 2-3 भी आ जाती हैं, तो एक बहुत बड़ी छाप और एक बहुत बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, और जो एक संदेश भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पे हमारे आज के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देना चाहते हैं कि हम इस समुदाय के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश के हित में और हर सकारात्मक कार्य को देश हित में करना चाहते हैं, सबको साथ लेके सबका विकास करना चाहते हैं। वो जो उनके मन की कल्पना है कि एक राष्ट्र बने और वही श्रेष्ठ राष्ट्र होगा, उसकी भावना पूरी तरह से पूरी होगी। मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत जल्दी है। जैसे आंकड़े खुलेंगे, जैसे आरती जी जैसे डिटेल्स आएंगे तो स्थितियां साफ होंगी। आपसे एक सवाल ये पूछना था कि क्या ये जो हिंदुत्व का इशू है, क्या ये डबल एज वेपन था जम्मू कश्मीर में? अगर इससे आपको जम्मू में फायदा हुआ है तो ये जो हिंदू सीएम और 370 वगैरह की बात, आपसे एक सवाल ये पूछना था
कि क्या ये जो हिंदुत्व का इशू है, क्या ये डबल एज वेपन था जम्मू कश्मीर में? अगर इससे आपको जम्मू में फायदा हुआ है तो ये जो हिंदू सीएम और 370 वगैरह की बात हुई, क्या उससे आपको वैली में नुकसान हुआ है? क्योंकि जिस तरह से पूरा लोग बाहर निकल के आए और इतनी मेजर तरीके से वोटिंग हुई, क्या वो आपको हराने के लिए थी क्योंकि आपने ये इश्यूज रेज किए आपको? हाँ, घाटी में। देखिए, ये तो ये समय बताएगा। मेरी परसेप्शन कुछ और कहती है। ये अभी कुछ घंटे इंतजार करने की बात है और स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और जो हिंदू वाला वेपन आप कह रही हैं, डबल एज वेपन, भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कह दिया था। एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, एग्जिट पोल जिस ओर इशारा कर रहे थे। 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं 87 में से, जिनमें से बीजेपी 21 पर, कांग्रेस पार्टी 8 पर। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है पीडीपी 26 के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 सीटों पर और अन्य 3 सीटों पर अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। कुछ ही देर में जो रुझान आप देख रहे हैं वो सीटों में भी कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। लेकिन एक बात कम से कम इससे बिल्कुल साफ हो गई है, त्रिशंकु विधानसभा के आसार, यानी कि अगर पीडीपी अपनी सरकार बनाएगी तो उसको समर्थन लेना पड़ेगा, या वो कांग्रेस का समर्थन ले या फिर बीजेपी के साथ जाए। बीजेपी अगर आगे बढ़ जाती है तो उसको भी किसी न किसी पार्टी का समर्थन लेना पड़ेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने को लेकर कहीं न कहीं सॉफ्ट रुख बीजेपी को लेकर अख्तियार कर लिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर त्रिशंकु विधानसभा की ओर अग्रसर हो चुका है। ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। पीडीपी बहुमत से 18 सीटें दूर है इस वक्त। 87 में से 68 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बड़ी खबर यह है कि 18 सीटों से पीडीपी इस वक्त दूर है। 18 सीटें मिल जाएंगी क्या आपको लगता है अनुज जी? नहीं, बहुत कठिन लगता है। देखिए, स्पष्ट बहुमत मिल पाना उनको बहुत कठिन है जी। कांग्रेस ही सबसे पहले उनकी तरफ बढ़ेगी और वही मुझे सबसे अधिक संभावना नजर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मदद करेगी नहीं पीडीपी को, वो अलग बिल्कुल बैठना पसंद करेगी। वो तो चाहेगी कि दोबारा चुनाव हो जाए तुरंत। इसलिए देखना होगा कि पीडीपी की पालकी कांग्रेस या भाजपा, इनमें से कौन उठाता है, वहां पर कौन उठाता है पालकी। आपको क्या नजर आता है इनकी? नहीं, मुझे चिंता दूसरी है। एनसी को 13 सीटों पे बढ़त मिली है और कांग्रेस को 8 सीटों पे मिली है। तो ये कौन सी सीटें थी जो इन दोनों को नहीं मिली हैं बल्कि एनसी और कांग्रेस को मिल रही हैं? अगर इसको आप एनालाइज करें तो समझ में आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें कर्टेल हुई हैं, क्योंकि एनसी को पीडीपी में बहुत ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कि 4-5 सीटों पे एक बढ़त हो सकती है। तो जम्मू की जो सीटें हैं जिसमें एनसी का थोड़ा बहुत जबरदस्त वो रहा है, वो मेरे ख्याल से बीजेपी को न मिलकर एनसी को मिल रही हैं। अगर ये है एनालिसिस, इसका मतलब अल्टीमेटली बीजेपी को टोटल सीटें जो एक्सपेक्टेड था वही मिलेगी। जो हम समझ रहे थे कि 32 सीटें वहां मिल सकती है या 31 मिल सकती है, उसकी जगह शायद 25, टोटल बीजेपी 25 से 28 के बीच में रहे। जो हमारा एनालिसिस एग्जिट पोल का था वो ज्यादा सही है, मेरी एनालिसिस गलत है। ये मुझे अब टेंडेंसी नजर आ रही है। बिल्कुल। यहाँ पर रेणु जी, मैं राजीव त्यागी जी के पास एक बार चलती हूँ। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीच में तकनीकी दिक्कत के कारण से उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी। राजीव जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं झारखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 81 में से 3 सीटों पर, जबकि जम्मू कश्मीर की हम बात करें फोन उनका कटा हुआ है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। रेणु जी, अगर सरकार बनाने की संभावनाओं पर हम आ जाएं जम्मू कश्मीर में, तो यहां पर बीजेपी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाती है तो उसकी स्थिति भी बराबर ही होगी, पीडीपी और बल्कि कुछ कम हो रही है, पीडीपी और कांग्रेस जैसी थोड़ी सी कम होगी इधर उधर। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन फिर आगे जाकर अपने सरकार बनाने के दावे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछले 6 सालों में तो उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं, जब वो यूपीए के साथ थे, कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देना चाहिए। अब उनको सडनली याद आ रहा है क्योंकि वो अपने आप को पोजीशनिंग कर रहे हैं किसी तरह से कि वो भी सरकार का हिस्सा रहे। अगर पीडीपी और कांग्रेस के बाद भी नहीं बन रही है, जो अभी तक नहीं बन रही, दोनों को मिला देंगे तो 34 नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। मेरे को अभी जो इंडिकेशंस ये क्लियर लग रहे हैं कि पीडीपी का जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकलने का वो, क्योंकि देखिए जम्मू, लेकिन अभी 17 सीटों की रुझान आने बाकी है। देखिए जम्मू में जो है
आधा आधा डिवीजन है। आधी सीटों पे बहुत हद तक मुसलमानों का इन्फ्लुएंस है। ये नहीं कि जम्मू पूरा ही हिंदू रंग में रंगा हुआ है। वहां पर जो है सीटें थोड़ी, जो आप ऊपर के एरियाज में जाते जाएंगे तो वहां पर जो है हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग बराबर मानी जाती है। बात यहाँ पर यह है, अगर मैं सही जोड़ पाई हूँ, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोड़कर जितना आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है, वही चीजें पीडीपी और कांग्रेस को मिलाकर सामने आ रही हैं। तो ये भी बहुत दिलचस्प होगा एनके सिंह जी की वहां पर सरकार कौन बनाता है। अगर ये ट्रेंड रहा तब फिर जबरदस्त एक वो होगा और हर हालत में बीजेपी सरकार बनाना चाहेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैसेज जो जाएगा वो जबरदस्त होगा। मोदी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक जबरदस्त उछाल मिलेगा उनकी इमेज को। तो हर कीमत पे अगर ये इक्विपोज्ड होते, दोनों एक बराबर पे आ जाते हैं दोनों के। 26 जनवरी को तो ओबामा भी आ रहे हैं हिंदुस्तान। देखना होगा कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ, पवार परिवार ने बिना मांगे भाजपा को समर्थन दिया था, तो उनके दोस्त जो जम्मू कश्मीर में है, अब्दुल्ला परिवार, क्या वो भी बिना मांगे भाजपा को समर्थन कर देंगे बाहर से? हालांकि ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और झारखंड में बहुमत से बीजेपी 27 सीटें दूर है। हालांकि 81 में से सिर्फ 24 के रुझान ही सामने आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की 87 में से 70 सीटों के 17 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सवाल सीधा सा है, लगातार आंकड़े गायब क्यों होते हुए चले जा रहे हैं टीवी स्क्रीन से कांग्रेस पार्टी के? जवाब देने की भी आदत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह से नहीं है कि पहली बार जीतने के बाद हम लोग बात कहीं ना कहीं गरूर में आ जाए या अहंकार में आ जाए। सन 51 से 52 से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, हारती रही है, और 99 में कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में सिमट गई थी, और 2004 आते आते कांग्रेस पार्टी 11 राज्यों में आ गई थी, और आज भी 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अभी अनुज जी कह रहे थे, अनुज जी जो है गुलाब की तरह महकते हैं, अनुज गुप्ता जी, लेकिन शायद आज सुबह सुबह कमल के दर्शन करने के पश्चात उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं कांग्रेस पार्टी को, तो मैं उनको एक कहना चाहूंगा कि ये देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। जब कांग्रेस पार्टी राज्यों में आती थी तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर सिमट जाती थी और क्षेत्रीय दल दूसरे नंबर पर रहते थे। तो ये ट्रेंड है भारतीय राजनीति का कि क्षेत्रीय दलों की अपनी एक अहमियत है भारतीय राजनीति में। राजीव त्यागी जी, सवाल बड़ा ये है, कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं ले रही है? आपने कहा कि 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है। 9 राज्यों में जितने भी छोटे, मैं जल्दी से पढ़ भी देती हूँ, अरुणाचल, असम, हिमाचल, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, जितने छोटे राज्य हैं सिर्फ उसी में कांग्रेस पार्टी है। और लगातार जो नारा बुलंद, बेस 14% ही है देश भर में, सिर्फ इस समय 14% पॉपुलेशन पे ही कांग्रेस शासन कर रही है, जबकि 36% पे बीजेपी शासन कर रही है। तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सपोर्ट बेस इरोड क्यों हो रहा है। विनम्रता बड़ी अच्छी चीज है और बिल्कुल बीजेपी को जवाब देना है या एनके सिंह साहब को जवाब? नहीं, आपको ही देना है। वो आपसे सवाल पूछ रहे थे कि दरअसल 36% के साथ बीजेपी रूल कर रही है और 14% के साथ कांग्रेस पार्टी। जब सवाल है उसका, हाँ जी, उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए चित्रा जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं गलतियां की होंगी, और मैं स्वीकार करता हूं कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं। लेकिन जब भी केंद्र में सरकारें बदली हैं तो साल भर उसी पार्टी की सरकारें बनी है राज्यों में जिसकी केंद्र में सरकारें बनी है, और 8 बार सत्ता परिवर्तन केंद्र में कांग्रेस के अलहदा भी हो चुका है। तो इसलिए ये ट्रेंड भी हमें ध्यान रखना होगा, और 1 साल ये ट्रेंड रहता है, हैंगओवर रहता है। और जो एनके सिंह साहब ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि को बहुत फायदा होगा जम्मू कश्मीर को लेकर के, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अगर छवि धूमिल होती चली जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि क्या करेगी? अरे राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कहाँ हो रही है? राजीव त्यागी जी, मोदी सरकार निश्चित रूप से यू टर्न सरकार है, मेरा और सवाल ऐसी यू टर्न सरकार को धीरे धीरे लोग बाग उखाड़ फेंकेंगे, ये मेरा निश्चित मत है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, सोनवार से पीछे हो गए हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि 2 सीटों से चुनावी मैदान में है। सोनवार के अलावा भी वो बीरवाह से मैदान में है। बीरवाह में फिलहाल वो आगे चल रहे थे। उमर ने गांधरबल सीट छोड़ दी थी और उसके बाद इन दोनों सीटों से वो चुनावी मैदान में थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के रघुवर दास की ये तस्वीर है। माफ कीजिएगा, थोड़ा अंधेरा है इस वजह से बिल्कुल साफ नहीं। मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए हैं और अपने आप में मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं इस समय, तो लिहाजा भगवान के मंदिर पे तो जाएंगे ही। और यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी भी है। आप देखिए, झारखंड में 26 में से 15 सीटों पर बीजेपी आगे। लेकिन एक बार फिर से राजीव त्यागी जी, सवाल मेरा सीधा सा आपसे यही है, और आप जिस तरह से बार बार सवालों के घेरे में एनके सिंह जी और इनको लेकर आ रहे हैं, अनुज जी को,
अब जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है, यानी कि जब से वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बने हैं, 16 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां पर 11 राज्यों में बुरी तरह से हारी है कांग्रेस। आप मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खुद को भी तो देखिए कि आप कहां हैं इस वक्त। देखिए, राजनीति में 3 चीज जरूरी है देश में: लोकतंत्र में आस्था, धर्मनिरपेक्षता और शिष्टाचार। वे तीनों चीज राहुल गांधी जी में है। और जो दूसरा अपने पक्ष गिरा है मोदी जी का, ना तो उनमें शिष्टाचार है क्योंकि वो बिलो द बेल्ट हिट करने में विश्वास करते हैं, दूसरी बात धर्मनिरपेक्षता उनमें है नहीं, और लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं, वो अधिनायकवाद का प्रतीक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र में कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कलेक्टिव एफर्ट करती है, उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी को दोबारा से, तिबारा से, 4 बार, 5 बार, और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखिएगा, आप ही लोग बात कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की हार के कारण क्या रहे, भारतीय जनता पार्टी तलाशे। प्रजातंत्र में अंतिम कुंजी जनता के हाथ में होती है, और जनता जिसके सर माथे तिलक लगाने का काम करती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। राजीव जी, हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि कम से कम एक वक्त ऐसा आधारित होती है जब हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है, और वो मैंने काफी समय से सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस में। रहेंगे। आरती जी जवाब देना चाह रही हैं आपकी बातों को लेकर। आरती जी, क्या अधिनायकवाद की राह पर नरेंद्र मोदी चल पड़े हैं? देखिए, आरती मेहरा जी के बारे में एक बात कह दूं, या भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कह देना चाहता हूं, माफी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। ओछे जब उरूस पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कमजोर हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। एक बार विजय हासिल क्या करनी। श्रीकांत शर्मा बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, एक बार सुन के आती हूँ राजीव जी आपके पास। ये इस बात का इतिहास गवाह है कि लंबे समय से आतंकवादी, उनके आका और अलगाववादी लगातार वहां के आवाम को गुमराह करते रहे, और जब चुनाव होता था, भारतीय लोकतंत्र का जब उत्सव होता था, तो उसमें ये लोग विघ्न डालने का काम करते थे। इस बार भी इन्होंने विघ्न डालने की कोशिश की, जिस तरह से उरी सेक्टर में आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम ने ईवीएम पर बटन दबाकर इन ताकतों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, उनके जो सीमा के पार जो उनके आका बैठे हैं, उनको एक करारा जवाब दिया है। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हो चुकी है, भारत की जीत हो चुकी है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, आने वाला समय ईवीएम के आंकड़े जो है आपको बताते जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण भरोसा है कि वहां सुशासन और विकास देने वाली एक सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। श्रीकांत शर्मा को आप सुन रहे थे। आरती जी, आप अपनी बात रखें। चित्रा जी, फिर मुझे दूसरी जगह जाने के बाद कह दूं की बात सुन के कि जो ये अपने बारे में जो बातें कह रहे हैं कि भाई दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, और दूसरी बात जो इन्होंने मोदी जी के विषय में कहा, तो ये दिखा रही है इनकी छटपटाहट, इनकी तड़प, जिस प्रकार से ये हाशिए पे आ गए हैं, जिस प्रकार से देश का हर कोना इन्हें नकारता चला जा रहा है, और लोग इनकी करप्शन से और इनकी लूट से दुखी हो गए। जिस तरह से जब कांग्रेस आई, कांग्रेस ने महंगाई को बढ़ाया। आज देखिए कि 6 महीने के अंदर किस तरह से महंगाई को काबू लाए है, 0 इन्फ्लेशन पे लाए है, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में एक चेहरा सामने आ रहा है, अपने देश को, देश के जन जन को गौरव देने वाला, देश के भीतर और देश के बाहर। आरती जी, आपकी बात एकदम सही है, नरेंद्र मोदी जी का लेकिन प्रदेश की जनता तो मुख्यमंत्री चुनती है ना, वो प्रधानमंत्री तो चुनती नहीं है। और आपके पास क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो उस तरह का चेहरा नहीं है जिसके बलबूते आप सरकार बना सके प्रदेशों में। इसी वजह से नरेंद्र मोदी को कैंपेनिंग वहां पर करनी पड़ी है। इस सवाल के साथ लौटूंगी मैं आपके पास। कांग्रेस पार्टी की नेता रीता बहुगुणा जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले जम्मू कश्मीर पर नजर डाल लेते हैं। 87 सीटों में से 74 के रुझान सामने आ गए हैं, और यहां पर सबसे हैरान करने वाली बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर 14 सीटों पर रुझानों के हिसाब से वो आगे चल रही है। पीडीपी सबसे बड़े दल के रूप में 29 सीटों पर, बीजेपी 21 सीटों के साथ आगे बढ़ी है, और कांग्रेस पार्टी यहां पर चौथे नंबर पर 8 सीटों के साथ, अन्य के खाते में 2 सीटें। जबकि झारखंड की स्थिति देखिए, 81 में से 36 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी प्लस 25 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5, झारखंड विकास मोर्चा 2 सीटों पर आगे की ओर बढ़ा है। और यहां पर सीधा मैं रीता बहुगुणा जोशी जी आपके पास ही आना चाहूंगी। अब
कांग्रेस पार्टी लगातार गायब क्यों होती हुई चली जा रही है? आरती जी लौटूंगी, एक बार इनका क्विक कमेंट मैं ले लेती हूं, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा बुलंद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो गई है और आप लोग पूरे दमखम के साथ चुनावों में जा ही नहीं रहे हैं और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, 2014 के चुनाव भी समाप्त हुए, कुल 7 महीने हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी लगातार वादे पे वादे देश के साथ करते जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, 2014 के चुनाव भी समाप्त हुए, कुल 7 महीने हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी लगातार वादे पे वादे देश के साथ करते जा रहे हैं। और यूं भी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों को आर्थिक क्षेत्र में निराशा होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी जी ने बढ़ चढ़ के और ज्यादा वादे किए हैं कि प्रदेश के नेता आपका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं आप लोगों को विकास दूंगा। और झारखंड हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, जिस तर्ज पे चुनाव लड़े जा रहे हैं वो तर्ज आप देख रहे हैं। देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से संघ परिवार हर चुनाव के पहले एक अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश करती है। तो मैं तो ये समझती हूँ अभी आने दीजिए, अभी तो जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अभी परेशानियां चिंता का बायस नहीं है। जब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, छोटे राज्य हैं, पल पल में रिजल्ट बदलेंगे। रीता जी, मैं तो रिजल्ट आने दीजिए, हम भी बहुत ही उत्सुकता के साथ जानकारी नतीजों। झारखंड में जो हम टैली दिखा रहे हैं उसमें 36 सीटों की टैली आई है, जिसमें कि 25 पे बीजेपी आगे है, कांग्रेस सिर्फ 3 पे है, जेएम 5 पे है, जेवीएम 2 पे है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस लगभग परिदृश्य से खत्म होने जा रहा है, मतलब होती जा रही है। ऐसे में ये कहना कि नहीं किस तरह लड़ा जा रहा है, आप लोग क्या कभी ये नहीं सोचती है कि एक दिल से साफ सुथरे तरीके से हम ये कह दें कि हमसे गलतियां हो रही हैं और लगातार हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जनाधार कम होता जा रहा है? क्योंकि डिफेंस कई बार इनडिफेंसिबल का जब आप लेती है तो बड़ा भोंडा लगता है और तब ये लगता है कि जनता हंसने लगती है। तो कहीं लगता नहीं कि आप इस समय ये मौका है जब आप कहें कि हाँ लगातार गलतियां हो रही है? देखिए वाइप ऑफ कई पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह के कई बार सिचुएशंस को झेला। अगर आप ये सोचते हैं कि हम गंभीर नहीं हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, चिंतित नहीं हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। पर ये चिंता हमारी पार्टी के अंदर की है, हम जरूर इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे आगे बढ़े। लेकिन इस समय जो एक माहौल बनाया गया है परिवर्तन का, उस परिवर्तन में संभवतः जो मतदाता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहता है। बीजेपी की भी एक वक्त पे बोलिए सिर्फ 2 या 3 सांसद होते थे, हमारा भी ऐसा वक्त आया था जब हम पूरे देश से वाइप ऑफ हो गए थे, सिर्फ 3 प्रदेशों में रह गए थे, 3 प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री थे और 4 साल के अंदर हम 11 प्रदेशों में वापस आए। तो देखिए इतना स्वीपिंग कमेंट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक चिंतन है, एक सोच है और मैं समझती हूँ इस राष्ट्र के जनतंत्र के लिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। इसको अगर आप ये सोचते हो कि समाप्त हो जाएगा तो गलत है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हम जरूर थोड़ा चिंतित हैं जी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने अपनी आइडियोलॉजी को या अपनी सोच को, चिंतन को लोगों के बीच में नहीं पहुंचाया और लोग उसको मानते नहीं हैं। रीता जी, चूंकि आप यूपी से ही आती हैं और 2012 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा था राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ कितनी रैलियां की थी और कुल मिलाकर 403 में से 28 सीटें मिली थी कांग्रेस को। तब से लेकर अब तक की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। लेकिन एक बार फिर से मैं चलती हूँ आरती जी के पास, जवाब भी ले लेती हूँ जो सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं रीता जी की ओर से। आरती जी, लेकिन यहाँ पर झारखंड के लिहाज से तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। 3/4 मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है उसके हिसाब से 3/4 बहुमत लेके आ रही है। 2/3 भी छोड़ दीजिए, आधा तो दूर की बात है, 3/4 बहुमत लेके बीजेपी आने जा रही। हमें लगता है कि इस ट्रेंड के हिसाब से 57 से 60 सीटें मिल सकती है 81 सीटों में से। आरती जी, चित्रा जी, ये तो आप अगर अपना 8 बजे का खोल के देखें और मेरा पहला वाक्य देखें तो झारखंड में मैंने कहा 55 से 60 तक हम लेके आ सकते हैं। अभी रीता बहुगुणा जी जो कह रही थी, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से डिनायल के मूड में हो। आप ये मानना ही नहीं चाहते कि कांग्रेस की रिजेक्शन किस हद तक हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस जो है वो कितनी ज्यादा देश में बढ़ती चली जा रही है।
उसका कारण है कि हमारा एक विश्वसनीय नेतृत्व है। 15-15 सालों तक जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, वहां पे सुशासन की हवा चली है, वहां पे काम हुए, वहां पे विकास हुआ है, वहां पे स्टेबिलिटी आई है, स्थिरता है और पारदर्शिता है। वहीं पे आपने केंद्र में जिस तरह से अपनी धरातल को खोया, करप्शन, देश में जो लूट हुई, और जिस तरह से जब आप लोग आते हो तो ये जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो कमीशन एजेंट्स हैं, जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो जिस तरह से अपना कोकस बना लेते हैं, उसके कारण से देश की जनता ने आपको नकार दिया है। चलिए जवाब ले लेते हैं। नए सिरे से पूरी रणनीति अपनी दोबारा बनानी पड़ेगी। रीता जी जल्दी से। न सिर्फ कि आप भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे और उनको हम ये कहें। चित्रा जी, मेरा 9 बजे का समय हो गया, मैं माफी चाहूंगी। जी शुक्रिया आपका। मैं जवाब ले लेती हूँ, उसको सुनते जाइए। जी आरती जी। रीता जी अपनी बात रखें। मैं आरती जी से स्पष्ट कहना चाहती हूँ, देखिए एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई है। अभी आपको एक मौका दिया जा रहा है। एक्सेप्टेबिलिटी आपकी 2 साल 3 साल बाद पता चलेगी। और जहां तक आपने बात करी सुशासन की, तो किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार है और कितना करप्शन वहां पर है, आप जरा उठाकर स्टेटिस्टिक्स देखिए। वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स में आपका मध्य प्रदेश है। और जिस तरह से भी पंजाब में जिस सरकार में आप बैठे हैं, वहां जो मजीठिया जी का केस चल रहा है, जिस तरह राजस्थान में आप हर 5 साल पे बाहर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा संयम से बोले। हमने भी 10 साल हरियाणा में हम रहे, 15 साल हम महाराष्ट्र में, 3-3 बार लोग हमें लाए। देखिए लोग परिवर्तन, ये जो बड़े बड़े वादे हैं मोदी जी के कि मैं पूरा पहाड़ अपने कांधे पे उठाऊंगा और मुझ पे यकीन करो, तो जनता एक बार उनमें यकीन करना चाहती है, एक बार उनको मौका दे रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना, तो 2 साल बाद परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है रीता जी, लेकिन दरअसल कांग्रेस पार्टी और हमारी पार्टी के अंदर सीख रही है। मैं एक बार आ जाते हैं कैसे बनेगी सरकार जम्मू कश्मीर में, लगातार उसके हम आंकड़े यहाँ पर दिखा रहे हैं। पीडीपी 29 और कांग्रेस पार्टी 8, इसको लेकर कुल देखें तो 37 और बहुमत से 7 सीटें दूर। हालांकि जम्मू कश्मीर की 87 में से 76 सीटों के ही रुझान अभी सामने आए हैं, बाकी 10 सीटों के 11 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। वहीं बीजेपी 23 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 14। इस समय 2 समीकरण एकदम बराबर हो गए हैं। पीडीपी और कांग्रेस भी उतना ही हो रहा है जितना बीजेपी और एनसी हो रहा है, 37-37 दोनों हैं। और ये पीडीपी बीजेपी मिलाकर 54-44 से कहीं ज्यादा। यही ट्रेंड बना हुआ है ना, ये दोनों गठबंधन में भी चल रहे हैं, लगातार यही चल रहा है। अब तो संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं, क्योंकि कुल मिला सबसे बड़ा कुंजी अदर्स के पास होगी, ये 2 किधर जाते हैं इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात साफ है कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि पीडीपी की जो बढ़त हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो है जी, और उस लिहाज से बीजेपी को वो बढ़त नहीं मिली जो हम समझ रहे थे जी। लेकिन एक बात है कि एनसी का 14 आना, इस समय 14 पे आगे होना, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। और ये मुझे लगता है बीजेपी को काट के बीजेपी के सीटें कटी है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था। एनसी का अनएक्सपेक्टेडली काफी हाई है, तो ऐसे में एनसी का दावा ये रहेगा कि पीडीपी के साथ तो नहीं जा सकती, लेकिन कहीं से अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि बीजेपी और एनसी उस नंबर को पार, मैजिक मार्क को पार कर जाए, तो मेरे ख्याल से सरकार बनाने की स्थिति बन सकती है। सरकार बनाने की स्थिति बन सकती है यहाँ पर। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अनुज, इनको देखकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी तीनों को जोड़कर 66 जो बहुमत से कहीं ज्यादा आगे, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? देखिए वो तीनों, यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नहीं हो सकती, बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकती, इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बीजेपी और पीडीपी या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, उन दोनों में से किसी एक के साथ उस तरह से देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस 23 यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलत समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तो अभी 8 ही है। हाँ, आंकड़ों के लिहाज से वो थोड़ा गलत है, उसको हम ठीक करते हैं। वो बीजेपी होना बिल्कुल, वहां पर बीजेपी होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से पीडीपी के साथ एनसी कतई नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि वैली के अंदर उन दोनों का ही झगड़ा आपस में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर झगड़ा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस एक साथ नहीं जाने वाले, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं जाने वाली। इसके अलावा सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और यहाँ पर बीजेपी से 6 सीटें आगे लेती हुई पीडीपी दिखाई दे रही है फिलहाल इन 76 में से। तो ये संकेत, मतलब कुल मिलाकर भांग असेंबली में जोड़ तोड़ बनेगी, ये हम लोग पहले से कह रहे थे।
यानी 3 महीने पहले से जो लिख भी रहे थे लोग या आपके चैनल पे भी बोल रहे थे, वो यही था कि हंग असेंबली होगी जिसमें पीडीपी नंबर 1 होगी, बीजेपी अर्जुन मुंडा खरसावां से पीछे चल रहे हैं, ये क्या संकेत है? ये बहुत बड़ी खबर है। एक बड़ी बात है कि अर्जुन मुंडा, और वैसे भी अर्जुन मुंडा का शासनकाल बहुत अच्छा नहीं माना गया, और जो मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के रूप में इनको खारिज कर दिया गया था, वरना इनका नाम होना चाहिए था। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, और 3 बार स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, और ये कहा गया कि नहीं साहब कोएलिशनल कंपल्शंस की वजह से दिक्कतें होती रही। फैक्ट ये है कि अर्जुन मुंडा अच्छे प्रशासक नहीं रहे, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। और खरसावां से वो 5वीं बार मैदान में है, पिछले हमेशा से वो जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार तो बहुत बुरी स्थिति, वो भी तब जब बीजेपी अच्छा कर रही है झारखंड में। बिल्कुल बहुत जबरदस्त अच्छा कर रही है। मतलब जनता पहले ही उनको बाहर रख दे रही है कि मुख्यमंत्री इनको छोड़ो। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इनको नहीं वो चाहते थे, जैसा मेरी जानकारी है कि इनको नहीं चाहते थे, और शायद उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी कि ये आदमी, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी इस आदमी की बहुत अच्छी नहीं है, और यही वजह है कि आपने देखे चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करना तो दूर की बात है, अभी भी जो नाम चल रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें ये काफी दूर है। रघुवर दास यानी कि आज सुबह सुबह जो पूजा प्रार्थना करके आए हैं, उसका फायदा मिलता हुआ उन्हें दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अगर ये हार भी जाते हैं, एक तो वैसे भी पीछे मोदी की ये पसंद भी नहीं है, तो कुल मिलाकर रघुवर दास ही इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, या फिर कोई है बीजेपी में जो उन्हें टक्कर दे रहा है? नहीं, एक चीज बहुत साफ है कि उन्होंने ये माना है, जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी ये कह रहे कि कोई भी पैराड्रॉप नहीं किया जाएगा, बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि तब ये होगा कि उसको फिर से चुनाव लड़वाइए, ये तमाम चीजें होंगी, लिहाजा कोई भी वहां का एमएलए ही बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से जो रघुवर दास का नाम है वो पहले से भी इन लोगों के दिमाग में है, और शायद रघुवर दास को ही बेस्ट चॉइस मानेंगे। फिलहाल झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 81 में से 43, 81 में से 46 आंकड़ा ये बदल गया है, सीटों के रुझान आ चुके हैं, और यहां पर देखिए कांग्रेस, जेवीएम, अदर तीनों मिल जाएं तो 32 सीटें, बहुमत से 10 सीटें दूर। इसके अलावा दूसरे अगर संभावना की हम बात करें, बीजेपी 29, झारखंड मुक्ति मोर्चा 8, जेवीएम 2, 39, बहुमत से 3 दूर। हालांकि अभी तो जैसे पूरे सीटों के रुझान आएंगे, मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मेरे ख्याल से झारखंड में अब आप ये ढूंढना शुरू करिए कि भाजपा का कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसके अलावा कुछ मत देखिए झारखंड में। और नहीं, ये तो लगभग ये 2/3 से ऊपर जा रहा है, 3/4 पे पार्टी है जो पूरी फुल पावर एंजॉय करती हो दिल्ली में, जिसके पास करोड़ नहीं अरबों रुपए का सरमाया है इलेक्शन में लगाने के लिए, और एब्सोल्यूट पावर है, उसी को बढ़त मिलती रही जम्मू कश्मीर में कई वर्षों तक। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है मेरे लिए। जम्मू कश्मीर कराने वाला हूं, 50 वर्ष से सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता हूं, और ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात ये होगी कि बीजेपी और पीडीपी जब एक साथ आके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। सर, लग रहा है आपको कि कोई भी एक पार्टी जो है वो सरकार में नहीं आ रही है? नहीं होगा ही ऐसा। कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है 44 नहीं ले सकती, कोई भी होगी। 30 से ऊपर कोई बढ़ेगी नहीं। अब देख लेना घंटे में आपको लगता है कि आपकी पार्टी भी जो है वो कुछ बेहतर करेगी? नहीं, हमारी पार्टी का मुझे यकीन था कि हम 10 सीटें लेंगे, 8 जम्मू में और 2 घाटी में। ये तो हमारा बड़ा क्लियर कैलकुलेटेड अंडरस्टैंडिंग थी, जानकारी थी। लेकिन आप देखते हैं यहाँ कंप्यूटर ईवीएम क्या कमाल करता है। भीम सिंह जी को आप सुन रहे थे पैंथर्स पार्टी से अपनी राय रखते हुए। हालांकि पिछले अगर विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो सिर्फ 3 सीटें उन्हें मिली थी, लेकिन इस बार 10 सीटों की उम्मीद कर रहे थे, और अदर्स के खाते में इस वक्त की जो स्थिति है वो सिर्फ 2 है। इनमें से पैंथर्स पार्टी की कितनी है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन रीता जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है, और उस सवाल के साथ कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में पिछले विधानसभा चुनावों में 14 सीटें हासिल की थी, और यहां पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, ये तो बिहार वाली स्थिति हो गई, झारखंड में भी आपकी। यहाँ देखिए, वो जम्मू में ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतती थी, और जम्मू में इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार से और जो उन्होंने मुद्दे जनता के समक्ष रखे उसका असर हुआ होगा, और अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे थी, और अभी 23 पर है। तो मुझे लगता है 2014 का जो माहौल बना था वो माहौल अभी भी बरकरार है, और उस
माहौल के अंतर्गत लोगों ने वोट दिया है। अब कांग्रेस की सीटें गिर रही हैं, चिंता का विषय है, क्योंकि जैसा अभी भीम सिंह जी कह रहे थे कि पूरा प्रचार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में 2 मुद्दों पर था कि बाप बेटे और बाप बेटी की सरकार हटाओ, और ये कि ये दोनों ने बार बार लूटा है। भ्रष्टाचार का आरोप पीडी पे भी एनसी पर भी, बाप बेटे और वंश का दोनों परिवारों पर पीडीपी पे भी और एनसी पे भी इन्होंने लगाया। अब इतने भाषण देने के बाद ही जब ये समरसॉल्ट करते हैं तो इनके नैतिक मूल्य, इनका नैतिक आधार समक्ष आता है। ये सत्ता के लिए कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, चुनाव के पहले कुछ बोलेंगे, चुनाव के बाद कुछ कहेंगे। अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद है कि बढ़त और होगी अन्य पार्टियों की और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वहां बनेगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है जैसा भीम सिंह जी कह रहे हैं, पीडीपी साथ जाके तो रिजल्ट आ रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद है कि बढ़त और होगी अन्य पार्टियों की और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वहां बनेगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है जैसा भीम सिंह जी कह रहे हैं, पीडीपी साथ जाके तो इससे बड़ा अनैतिक गठबंधन नहीं हो सकता। बीजेपी की जो सत्ता में आने की लोलुपता है वो कहीं ना कहीं समक्ष आती है। रेणु मित्तल जी, आपको लगता है कि सत्ता में आने की जो लोलुपता है वो बीजेपी की आ जाएगी सामने अगर वो पीडीपी के साथ जाती है सरकार बनाने? तो नहीं, अगर पीडीपी के पास कोई भी ऑप्शन होगा बिन माइनस बीजेपी, तो वो पीडीपी उस ऑप्शन को पूरी तरह से एक्सरसाइज करेगी। कांग्रेस और अन्यों के साथ अगर मिलकर उसके पास ऑप्शन क्या होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएगी? नहीं, सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी 8, पीडीपी कांग्रेस जोड़ ले तो यहाँ पे 38। अभी तो झारखंड में बीजेपी बहुमत से 1 सीट दूर है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, झारखंड की 81 में से 58 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। झारखंड में बीजेपी बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 1 सीट दूर रह गई है और जैसा कि पहले से अनुमान भी लगाया जा रहा था, बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी और झारखंड के 1.5 दशक के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जिस प्रदेश ने इन 14 सालों में 9 सरकारें देखी हो, वहां पर पहली बार एक स्थिर मजबूत सरकार बनने जा रही है और ये कम से कम झारखंड के लिहाज से भी एक बड़ी और अच्छी खबर होगी। इस बात से इत्तेफाक रखेंगे एनके सिंह जी कि कम से कम राज्य के हिसाब से तो बहुत अच्छी खबर होगी कि एक स्थिर पार्टी से यही कह रहा हूँ कि हम लोग के एग्जिट पोल से भी कुछ ज्यादा जो मेरा, चूंकि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये 55 के आसपास हो गए हैं और रुझानों में झारखंड में बीजेपी की सरकार बन गई है। 59 में से 81 में से 59 रुझान सामने आए हैं, जिनमें से 41 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे, 3 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी दहाई के बिल्कुल कोई भी नहीं है। जेएमएम जो सबसे बड़ी और इन तीनों को भी एक साथ कर लेंगे तो भी उतना आंकड़ा नहीं पहुंच रहा है। उससे 3 गुना है। अगर आप देखें तो उससे 3 गुना बनने जा रहा है। सारी पार्टी अगर आप जोड़ दें, लेकिन यही अगर साथ में मिल के लड़े होते तो ये सिचुएशन ना होती। तब एक जनता को विश्वास होता कि एक वायबल अल्टरनेटिव था, जो कि राहुल गांधी वगैरह ने नहीं होने दिया, अकेले लड़े, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी, मैं सुबह से कह रहा हूं कि वहां पे बीजेपी 50 तो छोड़िए 55 से ऊपर जा रही है। कहीं लोकसभा वाला ट्रेंड तो नहीं होगा? लोकसभा में 40% वोट मिले थे और जो लीड कर रही थी वो 56 सीटों पर, तो क्या वही स्थिति इस बार दोहराती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है? बिल्कुल 56 सीटें वो जो है वो इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि जो मोदी का करिश्मा था वो अभी भी बरकरार है। हालांकि वहां पे ट्राइबल एरिया में अगर आप देखें 28% ट्राइबल है वहां पे जेएमएम ने एक अच्छा टफ फाइट दिया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मोदी को लेके जो संघ ने काफी वर्क ट्राइबल एरिया में किया था वो एक पॉजिटिव था। और उसके साथ मोदी का अपना जो ये संकेत एक चीज और है, जो वहां पर 26% आदिवासी वोट हैं, क्या वो भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं? क्योंकि माना जा रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक वायबल अल्टरनेटिव थी, लेकिन तमाम जो देखा गया कि आदिवासी लगातार जब से राज्य बना है 14 साल से आदिवासी रहे और वो लूटते रहे या कैजुअल रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि आदिवासी भी समझने लगा कि हमारा नेता हमें बेवकूफ बनाता है और ये नरेंद्र मोदी हमें विकास के मार्ग पे ले जाएगा। ये एक सीधा मैसेज था। वरना अगर 3/4 किसी राज्य में वोट मिलते हैं तो वो एक लहर होती है, वो सुनामी होती है। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय जो स्थिति है ये 2/3 से ऊपर बहुमत और पीडीपी 35 यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखिए, पीडीपी 35 यानी कि उसको 9 सीटें और चाहिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए। और इस लिहाज से अगर हम देखें
पीडीपी 35 तो कांग्रेस के साथ सरकार उसकी बन गई है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी 35 और कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बनाती है तो उसकी सरकार आसानी से बनती हुई दिखाई दे रही है। 87 में से 83 सीटों के रुझान सामने आए हैं और उसके लिहाज से पीडीपी की सरकार कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ये समीकरण हो सकता है। बीजेपी एनसी अगर जो बाकी की अभी 4 सीटें हैं उनमें देखना होगा कि अगर बढ़त अपनी बनाती है तो क्या स्थिति रहेगी। लेकिन अनुज गुप्ता जी, 41 रुझानों के लिहाज से तो बीजेपी की सरकार झारखंड में बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां से ये कि मुख्यमंत्री कौन? ये चित्रा जी आपका कहना बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री कौन? रघुवर दास उसमें नंबर 1 पर हैं। उसके अलावा कौन? देखिए, यशवंत सिन्हा के बेटे भी क्या हो सकते हैं? यदि केंद्र से आपको सांसद भेजने हो तो जयंत सिन्हा एक बहुत अच्छी चॉइस होंगे। यदि आदिवासियों में से बनाना हो तो जो केंद्र में मंत्री हैं सुदर्शन भगत वहां से वो एक चॉइस हो सकते हैं। लेकिन जो अभी आप आदिवासी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, देखिए 28% आदिवासी झारखंड में है, उनमें से 34% संथाल परगना के। बिल्कुल संथाली जो है वही वोट जेएमएम के साथ है, बाकी आदिवासी उनके साथ नहीं है। लेकिन बाकी आदिवासियों को बड़ा वर्ग भाजपा को वोट मिलता है। अब जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो सभी आदिवासी रहे, लेकिन उन्होंने कल्याण नहीं किया वहां का। क्योंकि झारखंड का आदिवासी थोड़ा आक्रामक आदिवासी है। संथाल जो है वो बड़े आक्रामक हैं, इसलिए उनके भय से आप वहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाते रहे। और चूंकि नक्सलवाद वहां पे बहुत अधिक है और वो भी एक बार इन तस्वीरों को मैं बता देती हूं। दरअसल मुझे लग रहा है कि ये कश्मीर की तस्वीरें हैं ऊपर से, और वहां पर पहले से जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से कहा गया है कि जीत का जश्न बहुत उस रूप में नहीं मनाया जाए। एक तो सुरक्षा कारणों की दृष्टि से और दूसरा इस वजह से भी हाल ही में हमने देखा था बाढ़ से भारी तबाही वहां पर मची थी। और अभी जो कुछ भी हुआ पेशावर में, जिस तरह से बच्चों की मौत हुई, फिलहाल सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम वहां पर हमेशा की ही तरह। लेकिन यहां पर पीडीपी कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बनाती हुई जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है और झारखंड में 81 में से 61 सीटों के रुझान, जिनमें से बीजेपी प्लस 43 यानी कि बहुमत से 2 ज्यादा। अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था कि जो वहां पे नक्सलवाद है उसके कारण भी परिसीमन वहां पे नहीं किया गया था, क्योंकि नक्सली फिर संथाल क्षेत्र के आदिवासियों को भड़का सकते हैं और वहां पे वो एक अधिक उग्र रूप ले सकता है। परिसीमन न इन दोनों ही प्रदेशों में नहीं हुआ था। यदि जम्मू कश्मीर में हुआ होता तो जम्मू क्षेत्र में सीटें बढ़ जाती। भाजपा को दोनों जगह परिसीमन न होने का नुकसान हुआ, लेकिन मोदी की हवा के कारण उसने झारखंड में उस कमी को दूर कर लिया। कश्मीर में वो कमी को दूर नहीं कर पा रही है। और अभी जैसा कि दिख रहा है झारखंड में दोनों राज्यसभा सीटें हर बार अगले 5 साल में 2 बार जब भी चुनाव होंगे तो वो बीजेपी ले जाएगी। जो बाहर के उद्योगपति निर्दलियों के वोट खरीद करके वहां जो हंग असेंबली रहती रही है उसके कारण वहां आते रहे, वो ट्रेंड अब खत्म हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में देखना होगा कि यदि कांग्रेस और पीडीपी मिलकर के, कांग्रेस तीसरी बार छोटा पार्टनर लगातार बन रही होगी पिछली तीसरी विधानसभा में, और यदि वो तालमेल बन जाता है तो उससे केंद्र की राजनीति जो कांग्रेस की है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और बड़ी खबर इनिशियल है, अभी तो शुरू हुई है और उसके अच्छे संकेत तो मिल रहे हैं और मैं समझता हूं कि कुछ देर में और आपको अच्छे परिणाम आएंगे, आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्य की जनता ने जरूर समर्थन दिया है, ऐसा हमें आशा है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी के साथ दौरे करते हैं अभी तक, लेकिन चेहरा किसी को नहीं बनाया गया था। आपको लगता है कि जो नतीजा में उसको चेहरा किसको बनाया जाएगा? ये बात का विषय है, ये इस समय का विषय नहीं है। इस समय का विषय तो है कि परिणाम क्या आ रहा है और राज्य के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी भी काफी आशान्वित और आशावादी दृष्टि से कि भविष्य राज्य का कैसे बेहतर हो। तो इन्हीं सब बातों से, इन्हीं सब कारणों को देख करके हम आगे चल रहे हैं कि राज्य झंझावत से बाहर निकले। जो चुनाव प्रचार के दौरान कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि नरेंद्र मोदी कोई लहर नहीं है, कोई हवा नहीं है, झारखंड में उनकी हवा नहीं चलेगी, लहर नहीं होगी। हाँ, ये तो है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से बातों को कहा है, लेकिन अब ये फैसला तो जनता करती है ना, ये नेता नहीं करते हैं। जो नेता इस तरह का आरोप या इस तरह की बातें की है तो ये मैं समझता हूं कि राजनीति में इस तरह की बातें होते रहती है। ये मुद्दा उठ रहा था कि सीएम कौन हो, आदिवासी होगा, गैर आदिवासी होगा, इस तरह की बातें भी की जा रही थी। नहीं, ये कोई विषय नहीं हम लोग के लिए, ये कोई विषय नहीं है।
बीजेपी बहुमत पा चुकी है। रुझानों के हिसाब से झारखंड चुनाव में मोदी का जादू चल गया, लेकिन इनकी ओर से इतने बुझे मन से चीजों को क्यों एक्सेप्ट किया गया रेणु जी? क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं, तो आप ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि वो खुशी से झूमेंगे क्योंकि उनकी सरकार बन रही है। पर एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन चलाया जम्मू कश्मीर में, उसका जरूर उनको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ 26 सीटों पे आगे है बीजेपी जम्मू में, और क्योंकि वहां पर आधी सीटों पे मुस्लिम इतना इन्फ्लुएंस है जितना हिंदू का, तो उसका जो सीटें हैं वो एनसी को जा रहा है। और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी स्टोरी है इस चुनाव की कि बीजेपी जो मिशन 44 को लेके आगे चली थी, उन्होंने सोचा कि जो पोलराइजेशन होगा उसमें उनको जबरदस्त पूरे जम्मू में एक लहर की तरह फायदा होगा, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। और उसका जो है एनसी से हमें उम्मीद थी कि वो इससे और खराब प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार चलाई थी उमर अब्दुल्ला ने, और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे जब फ्लड्स आए थे, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार ही गायब हो गई थी स्टेट सेक्रेटेरिएट से। तो उसकी उम्मीद से उनको बहुत ज्यादा सीटें मिल रही हैं, और वो मेरे ख्याल में बीजेपी की देन है वो सीटें, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से अपने पोलराइजेशन कैंपेन में कामयाब नहीं हो पाई है। कांग्रेस का एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, पीडीपी की उम्मीद थी कि थोड़ी और ज्यादा करेगी इससे, पर बाय एंड लार्ज 35 से 39 के आसपास ही था। बाय एंड लार्ज पीडीपी को भी नहीं मिल रहा था लाइंस पे रुझान चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी स्टोरी बस यही है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से एक की सीट कम आई है और एक की सीट ज्यादा आ रही है। पीडीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार क्या बनाएगी? रीता बहुगुणा जोशी से एक क्विक कमेंट। पीडीपी को 35, कांग्रेस पार्टी को 9 और उमर अब्दुल्ला 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है, सोनाबार सीट से उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। बीरवाह से भी वो मैदान में हैं, हालांकि बीरवाह से वो आगे चल रहे थे, गांधरबल सीट छोड़ दी, 2 सीटों से चुनावी मैदान में। और बुरी खबर, उमर अब्दुल्ला 2000 वोटों से सोनाबार सीट से पीछे चल रहे हैं। 35 विधानसभा के लिए लगभग 42 सभाएं की हैं, और मैंने जो वहां के लोगों की आंखों में देखा था, लोग निश्चित रूप से केंद्र के साथ साथ झारखंड देने को तैयार हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, लेकिन यहां पर रीता जी सबसे सीधा सा सवाल आपसे यही है, हालांकि इन दोनों ही राज्यों में चौथे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है अभी तक जो स्थिति हमारे सामने है, क्या कांग्रेस पीडीपी को सपोर्ट करेगी जम्मू कश्मीर में और सरकार में शामिल होगी? देखिए, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत की दृष्टि से, और एक गैर भाजपा सरकार वहां बनना अति आवश्यक है। अब ये तो हमारा हाईकमान तय करेगा जब सारे फिगर्स आ जाएंगे कि कौन कहां जाएगा, लेकिन मैं तो ये मानती हूं कि कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने डिविसिव एजेंडा को लेकर, बंटवारे के एजेंडा को लेके, एक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के एजेंडा को लेके और जम्मू कश्मीर में ना जाए। और जो जम्मू में रिजल्ट आ रहे हैं, देखिए, इसको आप ये मत कहिए कि जो अभी एक हमारे बोल रहे थे पैनलिस्ट कि क्योंकि वहां मुसलमान है इसलिए एनसीपी को गया, नहीं, एनसी को गया। एक्चुअली बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी बहुत सेक्युलर हैं, और मैं समझती हूं कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू में खासतौर से लोगों ने ये समझा होगा कि एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट की जरूरत है। चलिए, एक बड़ी खबर रीता जी मैं आपको दे देती हूं। झारखंड के 81 में से 77 सीटों के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी प्लस 54 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर, यानी कि कांग्रेस से 50 सीटें ज्यादा। यहां पर कमी कहां रह गई कि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति हो गई है झारखंड में? 3/4 बहुमत मिलने जा रहा है बीजेपी को झारखंड में। रीता जी, देखिए, झारखंड हम कंसीड कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा ये जरूर है कि वहां जो मुख्यमंत्री बने हैं वो ज्यादातर वो संभाल नहीं पाए स्थितियों को। आप यूं देखें कि 12,000 करोड़ रुपए जो यूपीए का योजनाओं का था वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। निश्चित रूप से वहां पे जो मुख्यमंत्री थे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, वहां की गवर्नमेंट साफ सुथरी नहीं थी, एक्सपीरियंस की कमी होगी। लेकिन आप ये भी सोचें कि ज्यादातर जो सरकारें वहां रही 13 साल में, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की रही। इस बार बीजेपी नहीं, मोदी जी लड़ रहे थे वहां। वो लगातार कह रहे थे भारत मेरे पास है, केंद्र सरकार आप मुझे यहाँ दीजिए, मैं करूंगा। उन्होंने कोई चेहरा नहीं आगे बढ़ाया। अगर वो एक भी चेहरा आगे बढ़ाते तो शायद ये संख्या नहीं आती। चेहरा तो आपके पास भी नहीं था। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जम्मू कश्मीर में कुल 87 के 87 सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं, और कुछ ही देर में ये रुझान सीटों में भी तब्दील हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर
रुझानों में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। बीजेपी 27, कांग्रेस पार्टी 9, पीडीपी 35, नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 और अन्य 2। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो पीडीपी के 35, कांग्रेस की 9 मिलाकर कुल 44 सीटें हुई, यानी कि जो 44 सीटें बहुमत के लिए चाहिए वो पीडीपी को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के लिए मिल जाती हैं। वहीं अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोड़कर हम देखें तो बहुमत से 3 सीटें दूर, यानी कि कुल होती हैं 41। अगर अन्य 2 को मिला लें तो 43 सीटों तक ये आंकड़ा पहुंचता है। इस लिहाज से बेहद दिलचस्प अपने आप में पीडीपी कांग्रेस के साथ जाएगी, ये तो अब स्थिति दिख रही है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन रहेगा तो वो फिर बीजेपी को नहीं लेगी साथ। बहुत क्लियर हो रहा है कि नहीं, बीजेपी कांग्रेस नेचुरल एलाई हो सकते हैं और 44 का जो मैजिक मार्क है, हाफ ए मार्क है, वो क्रॉस कर लेंगे, तो लिहाजा जरूरत पड़ेगी नहीं और एक स्ट्रांग कोएलिशन बन सकता है। जम्मू रीजन में हम दिखा रहे हैं बीजेपी की कांग्रेस से एक, अदर्स एक, जम्मू में तो कुल 37 सीटें, यहां पर ये स्थिति क्यों? कुछ नहीं, ये मुझे लगता है कि एक पहेली है, इसको और ज्यादा समझना पड़ेगा कि जम्मू में अगर 16 हैं तो बाकी कहां से मिली है, और तब फिर ये पूरा का पूरा एनालिसिस बदल जाएगा कि मोदी की जन स्वीकार्यता कहीं ऐसा तो नहीं कि घाटी में भी कुछ सीट, घाटी में सिर्फ एक ही सीट मिल रही थी जम्मू को और लगातार उस पर आगे, लेकिन फिर हुआ क्या कि अगर 16 सीटें सिर्फ जम्मू में मिल रही हैं तो ये 27 आई कहां से कि मोदी की जन स्वीकार्यता कहीं ऐसा तो नहीं कि घाटी में भी कुछ, घाटी में सिर्फ एक ही सीट मिल रही थी जम्मू को और लगातार उस पर आगे, लेकिन फिर हुआ क्या कि अगर 16 सीटें सिर्फ जम्मू में मिल रही हैं तो ये 27 आई कहां से, 11 कहां से आई है, बाकी जगह तो 4 ही है। लद्दाख में की 4 सीट अगर मिलती है उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फिर वैली में भी शायद बीजेपी को वोट मिले हैं, और अगर ये मिले हैं तो ये शायद भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट होगा कि कहीं वैली में भी मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी है। ये मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा कि क्या जम्मू के ये वोट है, ये सीटें मिली हैं, या वैली में भी कुछ सीटें मिली हैं। अगर वैली में मिली है तो ये पूरा जो डेफिनेशन है, वैली में सिर्फ एक सीट की संभावना जताई जा रही है, वो भी बहुत, तो फिर देखना पड़ेगा कि ये 27 कैसे मिलेगी। 27 पे अगर बढ़त है, नहीं पूरा दिखा नहीं रहे, जम्मू का पूरा जो है ब्रेकअप, हाँ वही मुझे लग रहा है कि अभी जम्मू का क्लियर आया नहीं है, क्योंकि सीटें ये जम्मू की होंगी, लद्दाख में मिल सकता है एक, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि जम्मू की सीटें होंगी, और जम्मू की सीटें अगर है तो ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो बहुत नुकसान किया है बीजेपी का, जबरदस्त नुकसान हुआ है। बिल्कुल जी अनुज जी। नहीं, देखिए, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नुकसान किया बीजेपी का, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन 25 असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी, 24 उसमें जम्मू की थी, 1 लद्दाख की थी। रामबन में कभी वो पहले जीती, वो 26वीं सीट उसकी हो सकती होती, तो 26-27 नोबुरा जो लद्दाख में है, दूसरी सीट जहां कांग्रेस, एनसी का एंटी इनकम्बेंसी जो था उसके लिए अगर बात करें, जो नाराजगी थी, इसको देख के लगा कि ये शिफ्ट होके बीजेपी जा सकता है। नहीं, मगर वो देखिए जो मुस्लिम समर्थन बेस उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो बीजेपी को कैसे जाएगा? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के बीच ही जाना था। नहीं, और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर बाढ़ के हालात के बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख देखें, उसको लेकर नाराजगी थी, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था वहां पर। अगर शायद बाढ़ वहां पर नहीं आती तो आज की तारीख में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहता। फिलहाल बड़ी खबर यह है, झारखंड में मोदी की जबरदस्त लहर, 81 में से 81 सीटों के रुझान आ चुके हैं। राज्य में बीजेपी को 55 सीटें इन रुझानों के हिसाब से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी ही देर में लगभग यही तस्वीर हमें सीटों के रूप में भी दिखाई देगी, और इस लिहाज से झारखंड के 14 साल के इतिहास में जब से वो राज्य बना है, पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ, और सिर्फ पूर्ण बहुमत नहीं, जबरदस्त बहुमत, क्योंकि बहुमत से कहीं ज्यादा आगे बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है, और मोदी की जबरदस्त लहर एक बार फिर से झारखंड में। और बिल्कुल अनुज जी, ये वही स्थिति है जो हमने लोकसभा चुनावों के दौरान देखी थी। उस वक्त 56 सीटों पर लीड कर रही थी और आज 55 सीटें। जी हाँ, बिल्कुल, और हो सकता है कि अभी 55 लग रहा है, और जब रिजल्ट सेटल करें तो शायद 56-57 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये झारखंड को स्पष्ट बहुमत की, 2/3 बहुमत की सरकार मिलना झारखंड के लिए बहुत अच्छा है, और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि यदि इसके बाद भी झारखंड का विकास नहीं हुआ तो फिर जनता का विश्वास जो है वो हिल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, 1-1 रुपए का मैं हिसाब दूंगा, तो मुझे लगता है इस बार वहां विकास जरूर होगा। और मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आने के बाद नक्सलियों से पहली बार लड़ाई शुरू की गई, यदि वैसा ही झारखंड में होता है तो क्या झारखंड में भी आने वाले वर्षों में नक्सली गतिविधियां, नक्सली हिंसा बढ़े हुए रूप में सामने आएगी?
बिल्कुल तो चित्रा जी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि केंद्र में भी अपनी सरकार है, तो जो सेंट्रल से मदद होती है नक्सलिज्म को लड़ने के लिए, वो फाइनेंस के लेवल पे या वेयर विदाल के लेवल पे, सेना देने के लेवल पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस देने के लेवल पे, वो जबरदस्त दिया जाएगा कि नक्सलाइट बिजनेस को काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया जा सके। और ये मेरे ख्याल से बीजेपी की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, ताकि उसमें एक चीज और भी होगी कि अगर नक्सलिज्म को ये कंटेन कर सके तो उसका फायदा ये मिलेगा कि संघ का जो वहां पे वर्क है वो क्रिश्चियन मिशनरी के वर्क को भी न्यूट्रलाइज कर पाएंगी इफेक्टिवली। और तब ये जो चल रहा है, काफी कुछ आप देख रही हैं, धर्म परिवर्तन, घर वापसी वगैरह वगैरह, इसमें भी संघ को काफी मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जो पहला इस पे काम करने जा रही है बीजेपी, वो ये है कि नक्सलाइट मीनेस को, इस थ्रेट को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर सके, उसके लिए केंद्र की मदद काफी। देखिए, नक्सलवाद से लड़े बिना आप वहां से न उद्योग लगा पाएंगे, न सड़कें बना पाएंगे, न लॉ या कोयला बाहर निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहली लड़ाई प्रशासनिक होने वाली होगी, और मैंने कहा यही मेरे लिए सबसे अधिक चिंता का बायस बनेगा, क्योंकि फिर नक्सली हिंसा बढ़े हुए रूप में आपको नजर आएगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो अलग अलग पार्टियों से बड़े नेता जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ थावरचंद गहलोत जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से रतनलाल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। थावरचंद गहलोत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई झारखंड के लिए। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की लहर तो वहां पर चल गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको भी बधाई और वहां की जनता को भी बधाई। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आप उसके सदस्य हैं, इसलिए बताइए। विचार विमर्श होगा और फिर विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा, उसके अनुसार होगा। दोबारा से सवाल ले लीजिए। थावरचंद जी, आप तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, इसलिए आप तो बताइए कि कोई बाहर से पैराड्रॉप करेंगे या वही का व्यक्ति बनेगा जो कि एमएलए होगा? देखो, हमारी मान्य परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, वो विचार विमर्श करेगा, फिर विधायक दल की बैठक होगी, और इन दोनों में जो रायशुमारी का निष्कर्ष निकलेगा वही झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, और जम्मू कश्मीर के लिए भी यही फार्मूला लागू होगा। और यहाँ पर बड़ी खबर यह है, दुमका से यहाँ पर हेमंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, जबकि दुमका लोकसभा सीट वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सीधे मैं रुक कर लेती हूँ। रतनलाल गुप्ता जी, आपका 14 सीटें जो उम्मीदें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ऐसा लग रहा है कि उससे थोड़ी ज्यादा मिल गई हैं। रतनलाल जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? आप चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई। आप जो कह रही थी अभी हेमंत सोरेन के बारे में, लोकसभा चुनाव में उनके पिता दुमका विधानसभा क्षेत्र, जो सीएम का क्षेत्र है, वहां से पिछड़ गए थे। इसीलिए तो मुख्यमंत्री को बहुत सोच समझ करके, पहले तो सीट छोड़ने के मूड में थे, फिर बाद में दूसरी सीट उन्होंने चुनी, इसीलिए कि दुमका में उनको तकलीफ नजर आ रही थी। दुमका और राजमहल तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है ना लोकसभा? जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों संथाल क्षेत्र की सीटें हैं, जहाँ पे संथाली आदिवासियों की बहुतायत है, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पिछले कई दशकों से हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ, बीजेपी झारखंड में तो अपनी सरकार एकदम प्रचंड बहुमत के साथ बनाने जा रही है, लेकिन थावरचंद जी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सिर्फ 27 सीटें ही मिली हैं, जो कि आपके मिशन 44 से कहीं ज्यादा पीछे हैं। यहां पर क्या करेंगे? पीडीपी के साथ जाएंगे क्या आप लोग, ताकि जम्मू कश्मीर में पहली बार कम से कम सरकार के लिहाज से कमल को खिलाया जा सके? देखो, मेरा आप और हम जो परिदृश्य देख रहे हैं वो शुरुआती रुझान है जी। अंतिम चुनाव परिणाम आने तक मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की स्थिति में होगी, और मान लो नहीं भी हुई तो फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्थानीय पार्टी की यूनिट मिलकर के गुण दोष के आधार पर विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेंगे। चलिए, जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, ऐसा लग रहा है कि आंकड़ों पर उसका तुरंत असर हो गया है, और यहाँ पर 87 सीटों में से अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, पीडीपी 30, बीजेपी 29, कांग्रेस 8, नेशनल कॉन्फ्रेंस 14, और इसके लिहाज से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम देख लें तो वहां पर सरकार बनने की संभावना बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अचानक ये परिवर्तन आप देख रही हैं, और इस समय पीडीपी और बीजेपी लगभग बराबर है। पीडीपी के पास 30 पे आगे है, बीजेपी 29 पे आगे है,
एनसी के साथ अगर ये चली जाती है तो मुझे लगता है कि सरकार, क्योंकि पीडीपी और कांग्रेस पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर का बयान आया है, उनकी ओर से कहा गया है पीडीपी बीजेपी सरकार बना सकती है। पीडीपी प्रवक्ता की ओर से यह महत्वपूर्ण बयान। थावरचंद जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से हम समर्थन नहीं लेंगे, जबकि बीजेपी को तो सीधे सीधे ऑफर दे दिया है कि हमें नरेंद्र मोदी से उम्मीद है और बीजेपी के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। और इधर यहाँ उम्मीद ये बन रही है कि बीजेपी और एनसी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है, तो ऐसे विकल्प को आप देखेंगे या पीडीपी के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि बीजेपी और एनसी मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। देखो, पूरे देश को बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और उनमें विकास। देखिए, ये गोल गोल बात करने की जगह अब तो कम से कम स्पष्ट बात बताएं। ये तो ठीक है। कहना चाहूंगा कि हम अंतिम परिणाम आने तक पूर्ण बहुमत की स्थिति में होंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। मान लो कोई ऐसी बात रही कि हम पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और जम्मू कश्मीर की राज्य इकाई के प्रमुख लोगों के साथ आपस में बातचीत करके विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी जो आंकड़े हैं, अगर आप पीडीपी के साथ जाते हैं तब तो बहुमत से कहीं ज्यादा आगे आप लोग निकल जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाती है तो 44 जो मिशन आपका था उसमें से 43 सीटें आप दोनों को मिलाकर हो जाएंगी और अन्य में से एक तो कोई साथ आ ही जाएगा। बड़े आराम से आ रहा है। आजाद लोन जीत रहे हैं, जो बीजेपी आजाद लोन जीत जाएगी तो वो बीजेपी को समर्थन। आपको 44 मिलने जा रहे हैं। करने के लिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड गुण दोषों पर विचार करेगा और फिर राज्य इकाई के साथ में बैठ के विचार विमर्श करके ही कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और मेरी अभी भी जानकारी है कि हम पूर्ण बहुमत की स्थिति में होंगे। अभी जो बयान आया है उसके लिहाज से हम देखें तो बीजेपी 29, पीडीपी 30, इस लिहाज से 59, ये बहुमत के 44 के आंकड़े से कहीं ज्यादा आगे। और ये स्थिति बीजेपी क्या अनुज जी इस ओर जाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ ले लेती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बार्गेन की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं होगी और बीजेपी मजबूत हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है क्या हो सकता है? कॉन्फ्रेंस चूंकि चुनाव हार करके आ रही है लोकप्रियता के कारण, यदि मैंने निवेदन किया कि हम गुण दोष के आधार पर विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेंगे और नरेंद्र मोदी जी से देशवासियों को और जम्मू कश्मीर के वासियों को उम्मीद है कि वो देश का विकास करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी विकास करेंगे। अनुज जी। चित्रा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि अलोकप्रियता से बाहर हो रही है, इसलिए वो पहले ही कोशिश कर सकती है कि हम You can see it on my face. I'm sure about it. Whatever the results going to be, we'll take it very gracefully. We got very little time to work. Unfortunately, we were badly hit by the floods, and then elections came up, and Bharatiya Janata Party, who contested for the first time in the valley, and fighting all the odds, either it was separatist, it was boycott call, either it was anything, we have tried our best, and we are praying and wishing that Kashmir gets the good governance. We're not worried to either will be in the government or not, but we are up to the mark to make a good governance, anti-corrupt government. So whatever is best for Kashmir, we'll do that. Either we stay in the government or we are up the government. Well, the mission 44 plus is not possible right now as per the situation. So day has just begun. According to Omar Abdullah, he is not prepared ready to be the alliance any party, including BJP. So what's your opinion about the alliance? I won't comment anything. I don't have any right to comment upon who we're going to alliance. It's my party's decision. It will be a collective decision. Who we later on till afternoon will be able to decide. Do you have any little bit idea how many seats BJP will get in Senate? Nothing right now. As myself, I'm a candidate, so I won't be able to talk about anything right now. So we are fingers. डॉक्टर हिना शफी भट्ट को आप सुन रहे थे और ऐसा लग रहा है कि पहली बार घाटी में कमल खिलने जा रहा है और उसकी खुशी उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनुज जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। वही सवाल कि यहाँ पर चूंकि बार्गेन की पोजीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो उसका साथ लेकर बीजेपी अगर जाती है तो ये ज्यादा गुण नजर आ रहा है, जो थावरचंद जी कह रहे थे। बाहर से समर्थन की घोषणा कर देती है तो बीजेपी की जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं, इसमें बीजेपी अपनी सरकार बनाने की एक गंभीर कोशिश करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और के समर्थन से बने या नेशनल कॉन्फ्रेंस और अदर्स को साथ में, या फिर पीडीपी के साथ यदि गठबंधन करके वो बनाते हैं, मुझे लगता है देश के हित में होगा वो दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार बनाए,
क्योंकि पीडीपी कश्मीर क्षेत्र में थोड़ी सी कट्टर रही है और बीजेपी जम्मू क्षेत्र के लिए थोड़ी कट्टर पार्टी मानी जाती है। ये दोनों यदि साथ आते हैं तो जम्मू कश्मीर समस्या के सुलझने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और यदि ये दोनों बाहर यानी विरोधी खेमों में रहते हैं तो फिर खींचतान अधिक होगी, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। एक बार चलते हैं रतनलाल गुप्ता जी के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब रतन जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही हो? रतन जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी हाँ पहुंच रही। मेरा सवाल आपसे यह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11, बीजेपी को 30, इस लिहाज से देखें तो 41 और अन्य को जोड़कर 44 के आंकड़े तक तो पहुंचे जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी को समर्थन देगी सरकार बनाने के लिए? देखिए, ये फैसला तो हमारी हाईकमान करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का विकास चाहती है, यहाँ की तरक्की चाहती है, तो इसलिए इसके लिए जरूरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अपना की रोल अदा करेगी। की रोल क्या होगा, उसको कम से कम डिफाइन आप कर देते तो ज्यादा सहज स्थिति होती हम लोगों को समझने के लिए। क्योंकि रियासत में एक पछड़ी, देखिए ना, नहीं देखिए, इस मामले में हमारी हाईकमान फैसला करेगी कि हमें क्या करना है जी, लेकिन इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है, ये पछड़ी हुई रियासत है, यहाँ बाकी हिंदुस्तान की बाकी रियासतें काफी आगे निकल गई है। यहाँ मिलिटेंसी की वजह से या कोई अलगाववादी ताकतों की वजह से रियासत बहुत पछड़ गई थी और तरक्की यहाँ नहीं हो पाई है। पिछले 6 वर्षों से जो सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, यहाँ एक मिलिटेंसी की वजह से या कोई अलगाववादी ताकतों की वजह से रियासत बहुत पछड़ गई थी और तरक्की यहाँ नहीं हो पाई है। पिछले 6 वर्षों से जो सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, यहाँ एक विकास का काम शुरू किया है और कर रही थी, लेकिन इस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सोच है कि यहाँ के लोगों का भला चाहिए, यहाँ के लोगों की तरक्की चाहिए, यहाँ के लोगों का विकास चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी पे यकीन रखती है कि जम्मू कश्मीर का विकास होना चाहिए और इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वो बात करने के लिए तैयार है। विकास का चेहरा इस समय एकमात्र मोदी ही है जो बार बार विकास के नारे को बुलंद कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे बोलिए कि नरेंद्र मोदी के साथ जाने को नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है? देखिए साहब, ये मैं तो यही बार बार कह रहा हूं कि इसका फैसला हमारी हाईकमान ही कर सकती है, लेकिन जहां तक विकास का ताल्लुक है, मोदी जी जम्मू कश्मीर के अंदर विकास करना चाहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोमेटिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का विकास चाहती है, यहाँ के लोगों का भला चाहती है, यहाँ के लोग जो पिछले फ्लड में परेशानी आई उसका चाहती है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहती है, यहाँ के जो लोगों में परेशानी है उसको दूर करना चाहती है, चाहे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, चाहे दूसरे मसले जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती है और यहाँ रिसोर्सेज पैदा करना चाहती है। इतनी दिक्कतें आपने गिना दी, अब ये सवाल आपसे पूछना पड़ेगा कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया क्या सरकार रहते हुए? नेशनल कॉन्फ्रेंस विकास में यकीन रखती है। चलिए, कुल मिलाकर विकास की बातें इस वक्त आप कर रहे हैं और विकास के दावों के साथ ही जम्मू कश्मीर पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। थावरचंद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है आपको समर्थन देने के लिए विकास के नारे के साथ? बीजेपी नंबर 1 ना और बीजेपी नंबर 1 हो गई है 30 सीटों के साथ। कॉन्फ्रेंस के दौरान में हुआ, पिछले 6 वर्षों में विकास हुआ, इतना विकास पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ, तो विकास तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया ही किया। शासन में सक्षम देखती है जी, इसलिए उनको सहयोग करने के लिए तो तत्पर है, पर हमारे यहाँ सामान्य परंपरा ये है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्थानीय इकाई अर्थात जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है, वहाँ के प्रमुख लोग मिलकर के और विधायक दल के लोग मिलकर के रायशुमारी करेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हित में, देश के हित में क्या अच्छा है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये बता दीजिए, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब होगी? संभावित है कल होगी। कल होगी बैठक और कल ही जो भी मुख्यमंत्री होगा कम से कम झारखंड को लेकर उसका चेहरा सामने आ जाएगा, उम्मीद की जाए।
दोनों राज्यों के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करेगा और फिर संबंधित राज्यों के विधायक दल के साथ बैठक करके विचार विमर्श करेंगे और आगे निर्णय की कार्रवाई को अंतिम रूप देंगे। जी, उम्मीद है कि कल और परसों में बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। कल ही संसदीय बोर्ड की बैठक होगी बीजेपी की और उसके बाद तय किया जाएगा अगला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन होगा। लेकिन एक बार फिर से, चूंकि जम्मू कश्मीर के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और यहां पर बीजेपी 28 सीटों के साथ नंबर 1 सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, सुनते हैं। ये जरूर कहना चाहेंगे कि प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं। इसका कहीं भी ये मायने ना निकाला जाए कि कांग्रेस नहीं है, क्योंकि 1999 में भी केवल कांग्रेस के पास 3 सरकार बची थी, पर 2004 के आते कांग्रेस 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से सरकारें छीन के बना चुकी थी। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि कहीं भी कांग्रेस को ये न माना जाए कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है। आने वाले समय में एक बार फिर से हम इन राज्यों में खड़े होंगे और सरकारें बनाएंगे। अभी भी इन दोनों राज्यों में हम कोएलिशन में जरूर थे, पर लीडिंग पार्टनर्स दूसरी पार्टी थे। और बड़ी खबर इस वक्त की ये है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ गई है। रुझानों में बीजेपी 28 सीटों के साथ नंबर 1, पीडीपी 27 के साथ नंबर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर 15 सीटों के साथ, कांग्रेस 11 सीटों के साथ। और इस लिहाज से देखें तो आराम से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम जोड़ें तो ये 43 का आंकड़ा, यानी कि 44 से सिर्फ एक कदम दूर बीजेपी ने पीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि एग्जिट पोल जो पीडीपी को पहले नंबर के सबसे बड़े दल के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे थे, वो यहां पर गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 28 सीटों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी किसी के भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाए या फिर पीडीपी के साथ जाए, सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? थावरचंद गहलोत जी, सीधे इसी सवाल के साथ आते हुए, बीजेपी चूंकि अगर सबसे बड़ा दल होगी तो जाहिर तौर पर पीडीपी भी उसे समर्थन कर देगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बेताब है समर्थन करने के लिए और दोनों की ओर से बयान भी दे दिया गया है। ऐसे में आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? मैंने पहले ही निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जी और संबंधित राज्य की इकाई और वहां का विधायक दल विचार विमर्श करने के बाद निर्णय करेगा। आज कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आपका जो मिशन 44 था उससे बीजेपी पीछे क्यों रह गई? सिर्फ 28 सीटें ही क्यों जम्मू कश्मीर में? मुझे उम्मीद है कि हम बहुमत की स्थिति में होंगे। अभी तो बहुत ज्यादा परिणाम की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। शुरुआती रुझान से थोड़ा ही आगे बढ़े हैं। जैसे अभी अभी परिणाम आ रहा था कि पीडीपी आगे है, अब भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। जैसे जैसे अंतिम परिणाम की ओर हम बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की स्थिति में होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में गया था, झारखंड में भी गया था, इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है। रेणु जी, आपसे सवाल गहलोत साहब, एक सवाल आपसे ये है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई और सरकार को उन्होंने लीड किया, तो क्या ये आपका जो एक सपना है कि हिंदू मुख्यमंत्री होगा जम्मू कश्मीर में, क्या इसको पूरे नतीजे पे लेके जाएंगे आप? थावरचंद गहलोत जी, सवाल रेणु मित्तल जी ने आपसे किया था कि क्या जम्मू कश्मीर को अपना पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? बीजेपी इसी राह पर आगे बढ़ेगी? मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान और अनुभवी कार्यकर्ता वहां का मुख्यमंत्री होगा। वहां का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन पत्ते खोलने के लिए थावरचंद जी आप तैयार नहीं है। लेकिन आपकी ओर से जानकारी यही दी गई है कि कल
पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद आगे की राह बीजेपी की अब क्या रहने वाली है वो तय होगा। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। रुझानों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में, हालांकि आंकड़े पल पल बदल रहे हैं और अब 26 सीटों के साथ पहले नंबर की पार्टी बीजेपी। इस बड़ी खबर पर लौटते हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने रहेंगे।